चलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। लास्ट क्लास हम लोग बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग में एलिमेंट वाइज कॉस्ट को, नेचर वाइज कॉस्ट को, फंक्शन वाइज कॉस्ट को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना सीखे थे और उस स्टेटमेंट को हम कॉस्ट शीट बुलाते हैं। एक और स्टेटमेंट सीखे थे जिसका नाम है इनकम स्टेटमेंट, जहां हम कॉस्ट को वेरिएबिलिटी के हिसाब से बांटे थे, जहां पे हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से स्टेटमेंट बनाया था। नजर घुमा लीजिए उस स्टेटमेंट के पेज में और मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कैसे बना था वो। इनकम स्टेटमेंट अगर मैं बनाता हूं तो मैं स्टार्ट किया था सेल्स से, लेस किया था वेरिएबल कॉस्ट, तो एक कोई प्रॉफिट आया था जिसका नाम था कंट्रीब्यूशन। बहुत चर्चा होगी इसके बारे में आने वाले क्लासेस में, बट एक बार के लिए ये बात समझ में आया। लेस क्या किए बताइए, फिक्स्ड कॉस्ट, तो क्या आ गया हमारा बताइए तो सर प्रॉफिट। प्रॉफिट अभी प्रॉफिट ही बोलेंगे सर, आपके क्लास में प्रॉफिट ही बोलेंगे। जैसे अविनाश सर के क्लास में आप एक्सपेंसेस, कॉस्ट सब सिनोनिम की तरह यूज करते हो ना, तो मेरे क्लास में आप इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही क्या बुलाओगे बताओ, प्रॉफिट। आने वाले क्लासेस में हमारे लिए यही प्रॉफिट है, क्योंकि हम कॉस्ट में धंधे तक का ही बात करेंगे। हाँ, एफएम के क्लास में मेरा ओरिएंटेशन यही आपको दिखेगा, ये आदमी अलग बात बोलता है, वहां मैं बुलवाऊंगा आपको मुंह से अलग से कि ये कौन सा प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं बुलवाऊंगा। क्या डन है बात आप लोग को? बट अभी कॉस्ट तक में हम इसी को क्या बुलाएंगे बताइए, प्रॉफिट। ऑल्दो वी नो इनसाइड कि ये कौन सा प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रेट। ये बनाने के बाद हमने एक और स्टेटमेंट सीखा जिसका नाम है कॉस्ट शीट। शीट मतलब एक कोरा कागज। लास्ट में एक बच्चा आके पूछ के गया मेरे से कि सर इसमें तो आप जो खर्चा लिख रहे हो और जो एलिमेंट्स वाइज कॉस्ट को बांट रहे हो तो कोई एक प्रोडक्ट का है ना। ये बात तो मैंने बेसिक्स के फर्स्ट क्लास में बोला कि हर चीज क्या चल रहा है, प्रोडक्ट वाइज। यानी इन कॉस्ट ये मेहनत करी क्यों रहे, क्योंकि यही तो डेटा हमें नहीं पता था आज तक, क्या प्रोडक्ट वाइज। तो ये सब जो काम हम कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज निकालने के लिए प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट वाइज सब चीज निकालने के लिए, डिसीजन लेने के लिए अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कॉस्ट शीट भी जो बनता है वो क्या वाइज बनता है बताइए, प्रोडक्ट वाइज बनता है। इट इज नॉट कि ये कंपनी का शीट है, ये किसका है बताइए, मल्टीपल प्रोडक्ट का अपना अपना। सर ये डाउट वो क्यों पूछा था, वो ये बोल रहा था कि सर वैल्यूएशन करते वक्त हो सकता है ना, अगर एक बिजनेस 10 काम करता है या मान लो 10 चीज बनाता है तो हर एक का अपना अपना वैल्यूएशन मेथड होगा। मैं बोला बिल्कुल, और वो किस वाइज होता है बताइए, प्रोडक्ट वाइज। कुछ होंगे फीफो मेथड में, कुछ होंगे वेटेड एवरेज से, कुछ होंगे लीफो से, कुछ होंगे सिंपल एवरेज से। बट ऑफ कोर्स वी नो ज्यादा प्रचलित और ज्यादा यूजेबल कौन सा है सर, ज्यादातर यूजेबल क्या है बताइए, फीफो। और सर अगर यूज करने वाइज देखे तो दोनों यूजेबल है, फीफो और वेटेड एवरेज। हर आप क्या कराओगे सर आने वाले क्लासेस में हम लोग को, मैं फीफो के साथ आगे बढ़ूंगा। मतलब अगर कोई सवाल साइलेंट रहेगा मेरे केस में, जहां पे वैल्यूएशन करने बोलेगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है और कुछ मेथड्स नहीं बोला, तो मैं उस केस में कौन सा मेथड लगाऊंगा बताओ, फीफो मेथड लगाऊंगा मैं। क्या पहले बोलो, बात समझ में आया मेरी? ठीक है सर। तो ये हमने पढ़ा आज का ज्ञान, या लास्ट क्लास का ज्ञान रेदर, कि सर हमने ये सब बात सीखा था। अब एक बार उस स्टेटमेंट को दोहरा लेते हैं। क्या था वो स्टेटमेंट सर? कॉस्ट शीट में हम लाइन से क्या लिख रहे थे पहले, फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे। ऑफ कोर्स फैक्ट्री में 2 खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट फैक्ट्री सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है जहां खर्चा इनकर होता है। तो फंक्शन वाइज बना रहे हैं तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शनेबिलिटी किसका है, फैक्ट्री का काम आता है। तो फैक्ट्री कैसे खर्चा रिकॉर्ड करता है सर, डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला के ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम था प्राइम कॉस्ट। तो स्टेटमेंट में हम लिखते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम फैक्ट्री के अदर खर्चे क्या जोड़ते हैं बताइए, फैक्ट्री के ऊपरी खर्चे यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट नहीं होता, फैक्ट्री ओवरहेड इज डिफरेंट वर्ड, फैक्ट्री कॉस्ट इज डिफरेंट वर्ड। फैक्ट्री ओवरहेड जैसे ही हम लिखते हैं, इसके बाद जो टोटल आता है उसको हम फैक्ट्री कॉस्ट बुलाते हैं या वर्क्स कॉस्ट बुलाते हैं, फैक्ट्री तक का खर्चा। इसके बाद हम प्रोडक्शन रिलेटेड और एक खर्चा कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो वो खर्चा जैसे ही जुड़ जाएगा तो हमें COP मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये किस यूनिट्स के लिए हैं जो इस साल बने हैं कंप्लीट। तो सर अगर कुछ अधूरे हो तो उसका एडजस्टमेंट मैंने अभी तक नहीं सिखाया कि वो कैसे इधर अकाउंट फॉर होता है। बट अभी के लिए मान लिया ऐसा कुछ यूनिट होता ही नहीं है जो अधूरा है, या तो पूरा माल बनता है या तो नहीं बनता। तो अगर माल पूरा कंप्लीट हो जाता है तो सर उन गुड्स को हम बुलाते हैं कंप्लीटेड और प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। जैसे ही ये माल कंप्लीट हुआ, इसका जो खर्चा आया
इसके बाद हो सकता है पिछले साल कुछ स्टॉक बचा हो, तो वो इस साल क्या दिखेगा बताइए, ओपनिंग स्टॉक। तो हम ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और फिर लेस कर देंगे इससे क्या सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू गेट COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बीच में एक नाम और सिखाया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल विच इज COP प्लस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे ही सिखाया था सेवा भाव से। फॉर्मेट में आगे जाके मैं एक्सक्लूड करने लगूंगा जब सही, मैं तो अभी नॉलेज दे रहा था, तो अभी बेसिक्स चल रहा है, अभी कॉस्ट शीट का क्लास स्टार्ट नहीं हुआ जहां हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एग्जैक्ट सीखेंगे क्या है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या सिखाया है सर अब आप सेल्स रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हो, क्योंकि ये जो COGS का कॉस्ट आया है ये सिर्फ सोल्ड यूनिट्स के लिए। तो इसके बाद जो खर्चा लग रहा है वो किसके ऊपर लगता है बताइए, सोल्ड यूनिट्स का। क्या क्या खर्चा लगता है सर सोल्ड यूनिट्स का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और बताइए सर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ये दोनों खर्चा लगेगा, और ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू सेल्स है। ये जैसे ही ऐड होगा तो COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सेल्स से कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। पहले बोलो पूरा बात समझ में आया सबको, ग्रेट। इसके बाद मैंने आपको मेरे ख्याल से वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड स्टॉक सिखाया था, याद है क्या सबको। फिनिश्ड गुड्स का वैल्यूएशन किए थे अपने स्टॉक का 4 मेथड से। एक क्या था, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। पहले वाले में किस में जनरली वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है सर, COP रेट पे। क्या वर्ड आया था सुने, COP रेट, यानी क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट COP रेट, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है तो मान लिए क्या बिक गया। अब कोई बच्चे का डाउट आ सकता था, मान लीजिए सर ओपनिंग का सारा नहीं बिका, सिर्फ कुछ ही बिका और इस साल का भी पड़ा है, तो ऐसा धंधे को धंधा नहीं, वही बाप बोलेगा कि ये बेटा मेरा नहीं है, क्योंकि ये लास्ट ईयर का ही जब स्टॉक बेच नहीं पा रहा है तो इस साल बनाया ही क्यों। जब तुमको मालूम ही है तुम इस साल वाला छोड़ो, लास्ट ईयर का स्टॉक ही नहीं बेचने वाला है, तो तुम बना कैसे सकता है सर। बट अगर हो गया तो क्या, तो इस सिचुएशन में मैं यही तो बोला, एक तो ये एकदम एब्रप्ट सिचुएशन है, बट अगर हो भी गया तो क्या दिक्कत है। फीफो के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक में 2 एलिमेंट हो गया, पूरा का पूरा प्रोड्यूस्ड यूनिट्स और कुछ पार्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि धंधा करते हैं तो ओपनिंग तो बिक ही जाता है, उल्टा करंट का भी कुछ बिकता है। बचता कहां से बताइए, करंट से। बट अगर कोई मेरे को बोल सकता है सर हाइपोथेटिकली तो हो ही सकता है सिचुएशन, यस हाइपोथेटिकली इट में भी, यानी लास्ट एग्जांपल से अगर बोलूं तो कितना स्टॉक में था बताओ तो, पिछले साल यूनिट्स में ओपनिंग स्टॉक था, प्रोडक्शन कितना था 10,000, सोल्ड कितना था, मैं बोल रहा हूं 9,600 की जगह 300 सोल्ड होता तो, समझे मेरा सिचुएशन, 300 सेल होता तो सर ये वहां बेवकूफी वाला धंधा है, क्योंकि अगर आप वो 400 का ही 300 बेच रहे हो फीफो के हिसाब से, तो अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, वो पूरा का पूरा 10,000 और तो और वो 100 जो ओपनिंग का पड़ा। ऐसा धंधा नहीं होता बॉस, ऐसा धंधा नहीं होता। ठीक है, फिर भी अगर बोले तो वो काम भी कर सकते हैं। और वो काम कैसे करेंगे सर, वो अपने लीफो में सीखें कि 2 बार अलग अलग करके निकालेंगे, जो लीफो में करते हैं। लीफो में क्या करते हैं सर, आप लीफो में आप बोलते हो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो क्लोजिंग स्टॉक में बचा है वो 2 कैटेगरी का गुड्स है। किसका किसका है, ओपनिंग वाला तो है ही, साथ ही साथ क्या, करंट ईयर का। अब कोई बच्चा यहां भी एक डाउट पूछ सकता था, सर मान लो लीफो में सेल हो गया हमारा 10,200, कितना बिक गया इस साल, 10,200 बिक गया। अगर 10,200 बिक गया तो करंट वाला तो पूरा का पूरा बिक गया, उल्टा ओपनिंग का भी 200 बिक गया, तो सिर्फ कितना समोसा बचा है 200। तो वो जो 200 समोसा बचा है उसका वैल्यूएशन किस हिसाब से होगा 300, तो लीफो हिसाब से भी एक ही रेट आएगा ओपनिंग का रेट। तो वो तो वेरियस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, मैं तो लॉजिक दे दिया कैसे निकालना है, अब वो तो केसेस बाई केसेस चेंज होता रहेगा। तो बोलो बात समझ में आ रहा है ना सबको, बट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो स्टोरी, वो कहानी क्लियर है। तो बताइए जनरली फीफो में क्या होता है सर, COP रेट पे वैल्यू होता है, इसलिए मैंने एक वर्ड जोड़ा आगे, क्या, जनरली। तो अगर ये मैं बोल दूंगा कि हमेशा, तो तुम मेरे से तर्क कर लोगे, सर मान लेते हैं ये एक सिचुएशन, तो मैं बोला हाँ बात तो तुम्हारा सही है, हाइपोथेटिकली तुम राइट हो, बट मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं गलती नहीं ले सकता तुम्हारा कि मैं तुमसे तर्क वितर्क करने नहीं आया हूँ, इसलिए मैंने एक आगे एडजेक्टिव लगा दिया जनरली, कि वर्ब बता दिया कि भाई कहीं ना कहीं तो ये मान लेते हैं कि जनरली ऐसा ही होता होगा। तो उस केस में जल्दी से बताइए, हमारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज बेस्ड ऑन COP रेट, किसमें फीफो मेथड में, किसमें, अच्छा लीफो मेथड में, दोनों में, क्या, कुछ COP पे कुछ ओपनिंग पे, जितना ओपनिंग का है ओपनिंग पे, और जितना इस साल का बच गया वो कहां से बताइए सर, COP पे। क्या उस तरीके से 2 बार करके लिखे थे सर, ठीक है। फिर अपने सीखे थे सिंपल एवरेज, जो क्या बोलता है सर, COP रेट निकालो
और ओपनिंग का रेट निकालो, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, उसी रेट पे क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर लो। महा घटिया तरीका। तो इस तरीके को ठीक करने के लिए एक और तरीका आया जिसका क्या नाम है, वेटेड एवरेज। जो बोला यूनिट्स को कंसीडर करो, मैं बोला ठीक है। तो वेटेड एवरेज करो, मैंने बोला ठीक है। तो क्या बोला वो, ओपनिंग रेट इनटू ओपनिंग यूनिट्स प्लस सीओपी रेट इनटू सीओपी यूनिट्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स प्लस सीओपी। मैंने बोला एक तरीके से तो ये टोटल बाय टोटल हुआ, मतलब क्या, ओपनिंग का खर्चा प्लस इस साल का खर्चा डिवाइडेड बाय ओपनिंग का यूनिट्स प्लस इस साल का यूनिट्स। तो वो जो रेट आया उस पे इनटू कर दो क्या, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स। क्या लास्ट क्लास वाली कहानी सबको याद आ गई? क्या यही हमने वैल्यूएशन मेथड सीखा था? एक लाइन और लिखेंगे क्या सर, अनलेस अदरवाइज मेंशन वी विल ऑलवेज यूज विच मेथड, फीफो मेथड। लिख लीजिए प्लीज, अनलेस अदरवाइज मेंशन। नोट्स कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जाम्पल के बाद। अनलेस अदरवाइज मेंशन we would always use, unless otherwise mentioned we shall always use, unless otherwise mentioned। हाँ, अब वो बात करेंगे अर्जुन, अब वो सारी बातें करेंगे। unless otherwise mentioned we shall always use FIFO method। डन है? जरूर 2 मिनट। अच्छा ठीक है, पहले बंद कर देते हैं, बाद में गर्मी लगेगा तो चला देंगे। है क्या यहाँ रिमोट? हाँ, एक बार बाहर से बोलना, रिमोट देंगे इसका, या तुम उठ के ही बंद कर देना, तेरे को तो आता है, चला भी जाएगा तेरा हाथ। हाँ हाँ हाँ, बस आ जाओ, आ जाओ, बताओ फटाफट क्या लिखे। नोट, अनलेस अदरवाइज मेंशन क्या, वी शैल यूज फीफो मेथड वाइल वैल्यूइंग या ड्यूरिंग वैल्यूएशन ऑफ, ड्यूरिंग वैल्यूएशन ऑफ मतलब ये क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ड्यूरिंग वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। डन है? अब एक एग्जांपल बोल रहा हूं, आप लिखना मत, आप सिर्फ देखना और मेरे को बताना कि क्या, कैसे आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। ठीक है, सिर्फ देखना और बताना। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आपको सिर्फ देखना है और बताना है सबको। तैयार है क्या सब? ध्यान देना। करंट ईयर प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹200 पर यूनिट। मतलब ये क्या है, कॉस्ट। ठीक है, सोल्ड यूनिट्स are 9,700. Calculate the closing stock units and its value। पहले बताओ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितना? पक्का 300। अच्छा, तो उसका वैल्यू करने के लिए मैंने क्या बोला, कौन सा मेथड लगाएंगे? यदि कुछ नहीं बोल रहा है तो, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो कौन सा मेथड लगाएंगे? फीफो। भांड में गया मेथड। मेथड तो तब काम का है जब सवाल में 2 तरीके की चीज हो, यानी ओपनिंग स्टॉक भी है और प्रोडक्शन भी है। अगर ये 2 टाइप का चीज है तभी तो स्टेप कम्स इनटू क्या, कि वैल्यूएशन किस मेथड से करना चाहिए, वरना तो ऑब्वियस है वैल्यूएशन सीओपी रेट पे होगा। किस रेट पे होगा? क्यों सीओपी रेट? जो प्रोडक्शन हुआ है उसी पे डिपेंड करता है। तो जो भी स्टॉक बच रहा है वो किस पे डिपेंड करता है बताइए ना? वो 200 रुपए पे, कि 200 रुपया खर्चा लगा कितना बनाने का, 10,000। तो वो जो 300 स्टॉक में पड़ा है उसका भी रेट क्या होगा? नॉट एज पर फीफो, नॉट एज पर लीफो, नॉट एज पर सिंपल एवरेज, नॉट एज पर वेटेड एवरेज। ये तो कोई मेथड ही नहीं यूज करना, यानी अब तो भांड में गया मेथड। कारण क्या है बताइए? ओपनिंग है ही नहीं। अगर ओपनिंग है ही नहीं तब तो मेथड का बात ही नहीं उठता। मेथड का बात कहां से चालू होता है? मेथड का बात कहां से चालू होता है? यदि ओपनिंग स्टॉक भी है। अगर ओपनिंग स्टॉक है तो ही ये कहानी है। अब एक और डाउट, मान लो ओपनिंग स्टॉक था, ले रहे, ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू 200। ठीक है,
एट द रेट ₹200 पर यूनिट। पहले क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स बताओ। 200 प्लस 10,000, 10,200 माल था, जिसमें से 9,700 माल बिक गया, तो घर पे कितना माल अभी भी पड़ा है? 500। क्या ओपनिंग स्टॉक आ गया? तब सर मेथड काम का हो गया। बट मैथमेटिकली यहाँ पे आप कोई भी मेथड लगा लो, आपका वैल्यू हमेशा सेम आएगा, बिकॉज ओपनिंग और करेंट ईयर प्रोडक्शन का रेट, तो फीफो लगाओ, चाहे लीफो लगाओ, चाहे सिंपल एवरेज लगाओ, चाहे वेटेड एवरेज लगाओ, घूम के आंसर क्या आना है? सेम। कारण क्या हो गया? सेम। रेट कौन सा रेट? सेम। ओपनिंग और सीओपी रेट। तो दो केस में मेथड ऑफ वैल्यूएशन कोई काम का नहीं है। बताइए क्या क्या केस में? पहला, एक यदि ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, तब तो मेथड का मुंह भी मत खोलिएगा कि सर कौन से मेथड से वैल्यू करे। सेकंड, जब ओपनिंग और करेंट ईयर प्रोडक्शन का रेट सेम है, हाँ अब मेथड काम का है, ऑल्दो फर्क नहीं पड़ता है। मेथड तो काम का है बट ऑल्दो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है सर? हर मेथड से आंसर क्या आना है? सेम। तो आप जो भी लगाओ आंसर तो सेम आना है, फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं बोला मैंने मतलब नहीं रखता है, फर्क नहीं पड़ता और मतलब नहीं रखता में फर्क था। पिछली बार मैंने क्या लैंग्वेज यूज किया था सुनना, अगर ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन काम का ही नहीं है, मतलब वो यूज ही नहीं करना है। यहां पे अगर क्या है बताइए, ओपनिंग और करेंट ईयर प्रोडक्शन का रेट से, तो कोई ना कोई तो मेथड लगा रहे हैं, बट कुछ भी लगा लो आंसर हमेशा, यानी मेथड से इनडिफरेंट है सेकेंड वाले केस में। बट फर्स्ट वाले केस में तो मेथड एप्लीकेबल ही नहीं है। तो सर सेकेंड वाले केस में आप क्या बोलोगे? जो भी आपने लिखा आप फीफो से ही कर दो सवाल। सर अगर हम वेटेड एवरेज से करें मैथमेटिकली आप राइट हो, बट अगर देखा जाए तो हमेशा सम्स किससे करना चाहिए? फीफो से। अकॉर्डिंगली रेट क्या होगा? 200 है, तो सर लीफो करेंगे तो भी दोनों 200 200, तो सेम वैल्यू आएगा। सर सिंपल एवरेज करेंगे तो 200 प्लस 200/2 200 आएगा। सर वेटेड एवरेज करेंगे तो 200 और 200 का वेटेड एवरेज भी हमेशा क्या आएगा? 200 ही आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो आप कुछ भी वेट्स दो, हमेशा क्या आना है बताइए? सेम। सोचो ना, बात समझ में आ रहा है? वो फ्रीक्वेंसी वाली बात। अगर कोई स्टूडेंट है जिसका 20 नंबर आया 10 स्टूडेंट का, और 20 नंबर आया 40 स्टूडेंट का, अरे तो एवरेज मार्क्स भी तो वापस से क्या हो जाएगा? ये बात अपने पढ़े थे, याद है? इफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर सेम, तो उसका एवरेज भी क्या होगा? सेम। तो यदि दोनों ऑब्जर्वेशन सेम है तो आप कोई भी एवरेज कर लो, इनका आंसर क्या आना है बताइए? सेम। ये सब बात तो बचपन में पढ़ा हुआ है, होप ये अब इंटर में ही काम आए, होप अब ये सिर्फ इंटर में काम आए। हाँ ऐसे भूल मत, कारण समझ रहा होगा, ऐसे भूलना मत इसको। क्या डर है ना बत? तो एवरीबॉडी लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या सबको? क्या क्या बात बोला, दो एग्जांपल से समझ में आया। एक बोला अगर देर इज नो ओपनिंग स्टॉक देन मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज ऑफ नो यूज। क्यों नो यूज सर? कारण अब तो पक्का है जो स्टॉक में पड़ा है दैट इज ओनली फ्रॉम current year production, hence it is valued at the rate COP rate. Whereas if there is opening stock as well as current year production but the rate of cost rate which is COP rate and opening stock rate is same, then in all the methods closing stock valuation will be same, hence we are indifferent to the method of valuation used. Although for exam purpose we will always write क्या? assuming FIFO method। अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या बोलेंगे? assuming FIFO method। although उससे भी आंसर सेम आ जाए। क्या ये दो नोट और लिख सकते हैं अपने? तो नोट नंबर 1 क्या दिए थे बताइए? इफ नथिंग मेंशन क्या बोले थे बताइए? बोलिए बोलिए बोलिए। इफ नथिंग मेंशन क्या करेंगे? FIFO। अब दो नोट और। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, if there is no opening stock, if there is no opening stock, जनरली ये कहाँ देखने मिलता है मालूम? न्यू कंपनी में। जनरली कहाँ देखने मिलता है? न्यू कंपनी में, जो आज शुरुआत हुआ है उसमें तो क्या होगा? ओपनिंग कुछ होगा ही नहीं। जनरली जो होगा वो क्या होगा? प्रोडक्शन पहला साल का। क्या डन हो रहा है ना बात? तो जनरली बोला, बट ठीक है। अभी क्या लिखे बताइए? इफ देर इज नो ओपनिंग स्टॉक देन the closing stock will be valued at the rate, then the closing stock will be valued at the rate dash rate। बताइए, will be valued at the rate dash rate, बताइए COP rate। since
since total of closing stock is from dash production, current year production. Total of closing stock is from क्या? करंट ईयर प्रोडक्शन। ब्रैकेट में दिखा सकते हैं, हेंस नो यूज ऑफ या नो रेलिवेंस ऑफ, रेदर वर्ड शुड बी नो रेलिवेंस ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक्स, नो रेलिवेंस ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक्स, ब्रैकेट क्लोज, नो रेलिवेंस ऑफ वैल्यूएशन टेक्निक्स, ब्रैकेट क्लोज, डन। नोट नंबर 3, क्या है नोट नंबर 3 आज का सर? बताइए। अगर ओपनिंग स्टॉक और सीओपी का रेट सेम हो जाए, देन वी आर इनडिफरेंट टू द मेथड ऑफ वैल्यूएशन यूज्ड, सिंस हर केस में क्या आएगा? सेम वैल्यू। क्या डन है बात? लिखो इस बात को। इफ द ओपनिंग स्टॉक रेट एंड सीओपी रेट इज सेम, if the opening stock and COP rate is same, then value of closing stock will be same, under all the 4 method of valuation, under all the 4 method of valuation, क्या बोलो? डन है? तो मतलब इस केस में तो हम मतलब नहीं रखेगा, फिर तो किसी से भी करो, बात एक ही है। डन है सबको? नोट नंबर 2 रिपीट, if there is no opening stock, then closing stock will be valued at the rate COP rate. Since total of closing stock is from current year production. फिर मैंने बोला ब्रैकेट ओपन करके, hence there is no relevance of valuation techniques, ब्रैकेट वाला, hence there is no relevance of valuation technique. डन? परफेक्ट एवरीबॉडी? क्या समझ में आया आज जाके ये स्टॉक वैल्यूएशंस की बातें हमारे लिए क्या है? बाय द वे आप एक और जगह सीख ही रहे हो यही चीज, स्टॉक वैल्यूएशन। तो वो आदमी भी प्यारा सा आपको पढ़ा रहा है, टेडी बियर मेरा, बट यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ये आपको क्लियर हो रहा है? चलिए, सबका अपना अपना थीम है, क्योंकि उनका अलग कंसेप्ट्स है, मेरे अलग कंसेप्ट्स है। मैं अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करूंगा, वो अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। हम कौन सा करेंगे सर? हम, आप, सबका पागल, सबका। आपको तो एग्जाम में क्या फॉलो करना है? सब। बट हाँ सर, जब कॉस्ट पढ़ रहे हैं कॉस्ट का, जब अकाउंट्स कर रहे हैं अकाउंट्स का, बट हम लोग दोनों को सिर्फ अपना अपना याद रखना है। आपको तो दोनों का बात याद रखना है, तो ज़्यादा मेहनत आप करने वाले हैं, हम नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपनी बातें याद रखनी है। आपको दोनों की बातें, दोनों क्यों सर? 6 सब्जेक्ट है, 6 की बातें याद रखनी होंगी। तो सर 6 सब्जेक्ट है, प्रिपेयर फॉर योर रिजल्ट्स एंड प्रिपेयर फॉर योर मेहनत, ताकि अब आप लोग समझ लेना आने वाले टाइम पे स्ट्रगल इज गोइंग टू बी, मतलब एक तरीके से डेढ़ा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट थे तो अब 6 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। यानी अगर टाइम्स बोले तो 150% इंक्रीज तो इन सिलेबस के मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कंटेंट वाइज बोले तो अराउंड, मैं बोलूँगा अराउंड आपका 300% का खेला तो है। 300% बोला, 300%, यानी क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? 3 गुना मेहनत,
3 गुना मेहनत तो करना पड़ेगा, कंटेंट 3 गुना हो जाएगा। ऑल्दो 1.5 दिख रहा है बट हो 3 गुना रहा है। तो अगर 3 गुना हो रहा है तो मेहनत भी 3 गुना करना पड़ेगा अपने को पहले से। कर लोगे आप लोग, कर लोगे, क्योंकि यदि आप लोग इस उम्मीद के साथ पढ़ाई कर रहे हो कि हम इतना जल्दी कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, डोंट वरी। बट एक बात बता दूं, नेक्स्ट क्लास से हम क्या चालू करने वाले हैं बताइए सर? चैप्टर। अब अगर नेक्स्ट क्लास से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होपफुली आपके पास दोनों किताबें आ चुकी होंगी, जो लोग ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं, और जो लोग घर पे यहाँ पे आके करते हैं वो बुक्स कलेक्ट कर चुके हैं, और नहीं किए हो तो आज कर लेना अगर बचा है अभी भी कलेक्शन आपका बुक्स का। तो कल से यानी नेक्स्ट क्लास से जब भी है मेरा, आपको क्या लेके आना है बताइए? मेरा पहला बुक जिसमें क्या है सर? क्वेश्चंस, जहाँ पे आपका कॉस्ट का मेन मैट लिखा हुआ होगा, वो पूरा बुक आपको कैरी करना है अब से। क्या डन है? तो नए क्लास से हम चैप्टर्स चालू करने वाले हैं। आज मैं बेसिक्स का और जो बाकी फंडामेंटल बातें हैं वो कंप्लीट करके आपका क्लास समाप्त करूंगा। बट एक बार के लिए ये वैल्यूएशन वाली बातें सबको क्लियर है? अभी तक का नोट्स देख ले कितना लिखवाया है, आधा पन्ना है, ठीक है ना? सुन रहा था चलते चलते, मेरे को सुन रहा था सच में, सही में, इतना डेडिकेटेड, रास्ते में भी हमको सुन रहे। करना ऐसे, हाँ, किसी दिन छूटे तो ऐसे ही करना है। किसी दिन छूटे, रास्ते में लेट आ रहे हो तो ये एक थीम होना चाहिए कि सुनते हुए आ रहे हैं, ताकि वो छूटे ना जो बात मैंने बोल दिया, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा क्लास में अगर लेट आ रहे हो तो। ठीक है, चलिए। हाँ सर बुक्स मिल गया, हाँ सर बुक्स मिल गया। सर रिजल्ट के बाद हमारा क्या रूटीन रहेगा? इट विल चेंज, ऑफ कोर्स इट विल चेंज। अभी तो स्टे अहेड चल रहा है, रिजल्ट के बाद आपका रूटीन चेंज हो जाएगा। मैं 11 बजे आ जाऊंगा, और वो भी हर दिन, मतलब आपको मंडे टू संडे में दिखूंगा। संडे, मंडे टू संडे, SUNDAY, मंडे टू संडे 11 बजे का दर्शन आपका मेरे साथ ही होना है, और मंडे टू संडे 11 बजे मैं आपको दिखूंगा। वैसे ही आपको दिन में तारे दिलाने आएंगे अविनाश सर अराउंड 1:30 to 1:40 के बीच में, जहां अविनाश सर आपका क्लासेस लेंगे, और वो भी डेली उनका भी। हाँ हो सकता है संडे उनका ना हो या हो, आई डोंट नो राइट नाउ, बट जो भी है 6 दिन तो कंपल्सन है हमारा। और ये 2 क्लास आपका इस तरीके से होगा, टैक्स की क्लासेस शाम को होंगी, और लॉ की क्लासेस 3 दिन होंगी वीक में, 1 दिन लॉ के टाइम पे और संडे को बड़ा क्लास। इस तरीके से 4 सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा। आफ्टर रिजल्ट्स भी 4 ही सब्जेक्ट चालू कर पाओगे आप। अगर कोई बोलता है कि भाई 6 है, 6 का 6 करेंगे, हिम्मत नहीं है किसी का, क्योंकि एक दिन में आप 3 से 4 क्लास से ज़्यादा नहीं कर सकते, और उससे ज़्यादा क्लास अगर कर नहीं सकते तो 6 सब्जेक्ट करके क्या करोगे? लेके तो ये रख सकते हो कि सर कॉम्बो बेनिफिट मिल गया। हाँ, तो पैसा के व्यू पॉइंट से बात करो तो दिक्कत नहीं, सर दोनों ग्रुप देना चाहिए कि एक ग्रुप, ये सब बात तो आज के डेट में अपने को क्या मालूम, वैसे भी नहीं मालूम, और वैसे भी नहीं मालूम, वैसे भी नहीं मालूम, और वैसे भी नहीं मालूम। अभी तक पता थोड़ी है सर कि हम इतना ले पाएंगे कि नहीं। ये नहीं बोला मैंने लेंगे कि नहीं, मैंने बोला ले पाएंगे कि नहीं। आज के डेट पे पढ़ाई खुले दिमाग से करो, आगे जाके एग्जाम फॉर्म जब भरना होता है तब ऑप्शन मिलता है, वेदर यू वांट टू अप्लाई फॉर ग्रुप 1 और यू वांट टू अप्लाई फॉर ग्रुप 2, बट रजिस्ट्रेशन हमेशा दोनों ग्रुप का शुरू में करा देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जब चालू करते हैं तब पता नहीं चलता क्या हो मेरे साथ आगे। तैयारी हम हमेशा सर वैसे ही करेंगे कि हमारा दोनों ग्रुप का तैयारी हो जाए सही टाइम पे कंप्लीट, बाकी का देखा जाएगा स्टार्स क्या बोलता है हमको लास्ट में। तो इसीलिए हम ग्रुप 2 का सिर्फ एक सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं। ऑल्दो मैं ही खुद बोल सकता था कि FM का भी फीस दे दो, आ जाओ, अरे मेरे को मालूम है कोई फायदा नहीं है वो करके, कारण जो जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेगा, नंबर 1। दूसरा, मैं क्यों बेकार का भी फीस लूं जब मुझे मालूम है मैं वो चीज़ चालू ही नहीं कराऊंगा। अभी मैं पहले कॉस्ट कराऊंगा फिर FM कराऊंगा उसी टाइम पे, तो अपने एक स्ट्रेच में कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। वरना मैं चाहता तो FM भी करा देता, बट प्रॉब्लम यही है एक साथ इतना सब्जेक्ट लोगे कहाँ से, और मैं ही पढ़ाता रहूंगा तो मैं बाकी सब्जेक्ट पढ़ने मना करना पड़ेगा, और वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम है अहमियत सारे सब्जेक्ट्स का बराबर है, तो आपको पढ़ना सब चीज़ है, तो मैं ऐसे जबरदस्ती घुस नहीं सकता। इसीलिए ऑल्दो अगर कोई करा भी रहा है चालू तो वो कोई सेंस नहीं बनता। अपने को करना है एक बार के लिए 4 सब्जेक्ट से स्टार्ट है, 3 ग्रुप 1 का और 1 ग्रुप 2 का जो अपने कर चुके हैं कॉस्टिंग, मोर देन इनफ है। अगर हाँ 5वां 6ठा जो चैप्टर सब्जेक्ट बचा वो सर जैसे ही एक कंप्लीट होगा उसकी जगह आ जाएगा। जनरली लॉ की जगह ऑडिट आता है और कॉस्ट की जगह FMSM आ जाता है। अकाउंट्स एट अ स्ट्रेस चलता है, टैक्स एट अ स्ट्रेच चलता है। ये दोनों लंबा भी है, मतलब क्लासेस वाइज ड्यूरेशन वाइज सबसे ज़्यादा इनमें दोनों में क्लास लगता है।
और एवरेज में देखा जाए तो हमारे एक सब्जेक्ट्स में, जैसे यानी मेरा 2 सब्जेक्ट मिला के और अविनाश सर का एक सब्जेक्ट मिलाने में डबल का फर्क है मार्क्स वाइज, बट एक तरीके से बोले कंटेंट वाइज तो 1.8x ही होगा, मतलब पूरा डबल नहीं होगा। मतलब अगर उनका आपका 100 क्लास है तो मेरा दोनों सब्जेक्ट मिला के 180 क्लास है तो उस हिसाब से अपना पैटर्न चलता है। क्या डन है सबको इतना सा बात? चलिए अब अपने चालू करते हैं आज का डिस्कशन आगे का। तो वी हैव डन क्या एडजस्टमेंट बताइए, बोलिए। स्टॉक एडजस्टमेंट किसके अंदर सर? एक कॉस्ट शीट के अंदर कैसे दिखता है, और वो भी कौन सा स्टॉक का एडजस्टमेंट सीखे हैं? फिनिश्ड गुड स्टॉक। और 2 स्टॉक होते हैं, कौन कौन? WIP और रॉ मटेरियल, जिसके बारे में चर्चा नहीं किया सर आपने, बट आपने बोला इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आगे से मेरा मतलब हमेशा होता है सर चैप्टर जब चालू करेंगे, लाइक कॉस्ट शीट, फिर अगला चैप्टर बजट, वहां पे मैं ये सब बातें करूंगा। तो आपको हमेशा क्या करना है ना, सिंस शुरू का बात है, आपको ये रिवीजन हमेशा क्यूमुलेटिव करके आना है। मतलब अभी टाइम है, सिंस दिन में 2 ही क्लास है हाईएस्ट, किसी का वो भी नहीं है किसी का, तो क्या करना है सर, हमें क्यूमुलेटिव पढ़ के आना है। जैसे कि 5 क्लास बेसिक्स हुआ है तो डेली क्लास से पहले आते वक्त या घर पे या बैठते वक्त जब देख रहे हैं सर को और 5 मिनट है, तो हम पहले चाहे पेज नंबर 1 से पेज नंबर लास्ट तक पढ़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ लास्ट क्लास रिवाइज करेंगे। अभी टाइम है, जितना दिन ये कर सकते हैं करेंगे। जिस दिन पता चलेगा बर्डन बढ़ते रह रहा है उस दिन ये सब काम बंद करके सिर्फ लास्ट क्लास रिवीजन करेंगे। बट अभी के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो भी आप कर रहे हो, प्लीज ट्राई कि आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करें, नॉट ओनली लास्ट क्लास का रिवीजन करें। क्या डन है? मैंने फर्स्ट क्लास में ये सब बात नहीं करके सीधा पढ़ाना चालू किया था, क्योंकि अविनाश सर आपको फर्स्ट क्लास ऑलरेडी काफ़ी ज्ञान दे चुके थे। तो मैंने बोला मैं उस दिन नहीं बोलूँगा, कारण फिर आप लोग के लिए वो ज़्यादा मोनोटोनस एक तरीके से, तो मैंने बोला मैं लास्ट क्लास में थोड़ा अपना वो सब टिप्स बताऊँगा जो मेरे को करवाना है। दूसरा, मैंने आपको बोला मेरे को कॉपी ऐसा पसंद नहीं है जो ये यूज़ कर रहा है, मेरे को हमेशा कॉपी में पेज नंबर चाहिए और अपना प्रॉपर एक कॉपी चाहिए। ये कॉपी वही लोग लाए जिनको डर है, ये कॉपी मत लाना अगली बार से। ये रफ कॉपीज मेरे यहाँ नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर कॉपी मेंटेन करना है। ये सब कॉपीज में प्रैक्टिस करके कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको अपना कॉपी किताब ठीक से मेंटेन करना है। अगर आप पतला पतला कॉपी रखोगे तो मेरे क्लास का 6 कॉपी बन जाएगा। अगर आप 240 पन्ने का कॉपी लाओगे तब तो मैं 3 कॉपी में समा पाऊंगा अपना कंटेंट। 3 कॉपी लगेगा मेरे को ऐसे ही 240 पन्ने का लंबा वाला। तो अगर आप ऐसे यूज करोगे कि इतना इतना सा कॉपी या रफ कॉपी या छोटा कॉपी लाओगे, कुछ नहीं चलेगा उसमें। प्रॉपर कॉपी मेंटेन करना है और कॉपीज में पेज नंबर लिखवा लेना। अगर लगता है आलस आ रहा है तो मैं बता दूं, ये काम करने में अपने छोटे भाई बहन को और मम्मी को बहुत मजा आता है कि पेज नंबर लिख देते हैं हम तुम्हारे बुक में, तो उनसे लिखवा लेना अगर तुमको आलस आता है तो। बट हमको कॉपी में जो पेज नंबर का बॉक्स बना हुआ रहता है ना, वो भरा हुआ चाहिए। सर मेरे नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, जबरदस्ती बनाएंगे पेज नंबर का जगह 1 2 3 4। और मेरे को कॉपी में हमेशा क्या चाहिए बताइए? पेज नंबर। जैसे अभी आप कितने पेज नंबर में पहुंच चुके हो? कितने लोग लिखते हैं? हाथ ऊपर। ओके, यहाँ इतने लोग हैं जो अभी तक लिखे हैं। क्या ये मैंने पहले क्लास में भी बोला था? अब टोक सुन लो, आज ही घर जाके 1 से लेके जितना हुआ है वो तो लिखना ही है, उल्टा जितना लिख पाओ आगे तक लिख लेना। आई डोंट केयर। अगर आलस आए तो मैंने बताया छोटे भाई बहन को बड़ा मजा आता है, या मम्मी को, जिसको देना दे देना, वो जरूर लिख देंगी। उल्टा वो कवर चढ़ा के और दे देंगी तुमको कॉपी में कि अरे इसका तो कवर भी चढ़ा देते हैं। तो वो जो काम है अगर आपको चाहिए तो आप कर लेना, बट डोंट यूज दिस कॉपीज, दिस विल नॉट फेच यू एनीथिंग। मान के चलो कि कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर और वो कॉपी कंटिन्यू करेंगे आगे, तो उस कॉपी में अच्छे से लिखिए। इस तरीके से मत चलिए कि आपको ही अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ना हो। तो एवरीबडी, सब सब्जेक्ट का अपना अपना कॉपी बनाना है, क्योंकि मेरे बुक में जब आप जाओगे, मैं उस दिन भी बताया था आपको कि मेरे बुक में काफ़ी तरीके से चीज़ें को समझाया हुआ है, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी पढ़ाई कभी नहीं खराब होगी, आप बवाल तरीके से पढ़ाई करके निकलेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास, मेरे पास पढ़ा है यहाँ, आज ही दिखा सकता था बट ठीक है, नेक्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास ऑफ कॉस्ट शीट में मैं आपको दिखाऊंगा वन ऑफ द बेस्ट कॉपी जो मेरे को लगा। और वो कॉपी जो है वो अभी पड़ा है मेरे पास रिजर्व में, हमेशा मेरे पास रहता है वो कॉपी। और वो कॉपी है किंजल अजमेरा दी का। किंजल अजमेरा वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 इन November 21st अटेम्प्ट इन CA इंटर। आउट ऑफ 800 शी स्कोर्ड 690। तो उस लड़की का रैंक 1 आया था। उसने अभी CS एग्जीक्यूटिव दिया था 1 साल पहले और उसमें भी उसका रैंक 1 आया था।
अब वो सीए फाइनल देंगी और सीएस फाइनल देंगी, एंड आई एम डैम श्योर उसमें भी उनका रैंक 1 है। ईवाई में आर्टिकलशिप कर रही हैं वो, और उस दीदी का कॉपी मेरे पास पड़ा है, कॉस्ट एफएम दोनों का। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो दीदी जब मेरे से पढ़ती थी, शी वॉज माई फर्स्ट लाइव ऑनलाइन बैच ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट लाइव ऑनलाइन बैच ऑफ एफएम। ऑल्दो मैं पहले से पढ़ा रहा था, बट ऑनलाइन लाइव हम पहली बार टीच किए थे, क्योंकि कोरोना काल था जहाँ पे एक भी बच्चा हमारे आगे नहीं था। ये कैमरा था और हम था, ये कैमरा था और अविनाश सर था, और हम लोग घर बैठे बैठे जैसे अभी आप लोग से बात कर रहे हैं 100% बैच वैसे हुआ था। एक बच्चा सामने नहीं बैठता था, 100% बैच वैसे हुआ था। और उस बैच में वो थी, और मेरे को याद है कि शायद 3 या 4 क्लास छोड़ के उस बंदी ने 1 क्लास भी छोड़ा नहीं होगा। और वो 4 क्लास भी उसलिए छोड़ा था क्योंकि सेम टाइम पे हो सकता है कॉलेज का एग्जाम हो। जेवियर्स में पढ़ती थी तो ऑनलाइन ही एग्जाम था, बट घर में बैठे बैठे देना पड़ रहा है, तो देना पड़ रहा है तो क्लास मिस करना पड़ रहा है। तो वो लड़की में इतना डेडिकेशन था कि उस वजह से शी वॉज एबल टू क्लियर दैट थिंग्स। और मैं आपको उसका कॉपी दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा हैंड राइटिंग मैटर नहीं करता। वैसे उसका हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर है, नीटनेस मैटर करता है। सर व्हाट डू मीन बाय नीटनेस एंड हैंड राइटिंग? हम लोग तो एक ही समझते हैं। हैंड राइटिंग और नीट होने में 2 ही फर्क है। हैंड राइटिंग अच्छा अब नहीं हो सकता, वो हिम्मत नहीं है अपना वापस से हैंड राइटिंग सुधारना, बट आप नीटली जरूर लिख सकते हो। विच इज कि अगर कुछ बात लिख रहे हो तो छोड़ छोड़ के लिखना, कोई बात लिख रहे हो तो तरीके से जगह लिखना, कि ये नहीं कि अगर हम टान रहे हैं कोई वर्ड तो ऐसे कर दिए। अब ये डॉक्टर नहीं बनना कि ये क्या लिखे हैं सर, प्रोडक्शन, ऐसे नहीं होता है। प्रोडक्शन लिख रहे हैं, चलिए ठीक है ऐसे लिख दीजिए अभी के लिए। मैंने मैडम का कॉपी में देखा, ये वैसे ही लिखी है, ये वाला प्रोडक्शन। अरे लिखो, बट एग्जाम में तो ऐसे नहीं लिखना। पहला बात, ना ये अलाउड है ना ये अलाउड है, लिखना तो प्रोडक्शन पड़ेगा। तो भाई ठीक से लिखो, नीट लिखो, खुद को समझ में आए वैसा लिखो, वापस से पढ़े तो बस, और कुछ नहीं। सर तो वैसे लिखेंगे तो ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। नीट कॉपी मेंटेन होना चाहिए, अगर वो मेंटेन होगा तभी मजा आएगा। क्या डन है सबको? जैसे आप सब जानते हैं आपको नीट पसंद है, मतलब नीट कॉपी रखना पसंद है, तो नीट अगर पसंद है तो भाई वैसी नीटनेस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्या डन है? तो मेरे लिए एक ही आपके लिए टिप है, सीए इंटर में वेलकम होने से पहले आप लोग अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लो, कि आज तक अगर हम डिसिप्लिन नहीं थे तो अब से डिसिप्लिन पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई तो पहले भी करते थे, अब से एक चैनलाइज डिसिप्लिन पढ़ाई करेंगे। जैसा सर लोग बोलेंगे फॉलो करेंगे, अंधाधुन एकदम उनको, कि भाई जैसे वो बोल दिए वही काम करना है। और मैंने जो ये टिप्स दिया ये मेरे सब्जेक्ट नहीं, ये आप n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो, जितने सब्जेक्ट्स है सब में लगा सकते हो, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। क्या डन है? एंड शी फॉलोड दैट। तो मैं ये जानता हूं कि उस लड़की का रैंक ऑल्दो उसके बदौलत आया, बट शायद रैंक 1 मेरे बदौलत आया है, क्योंकि वो लड़की में जितना इनपुट्स मैंने डालने का कोशिश किया वो इनपुट्स उसने सब एक्सेप्ट किया, और वो एक्सेप्टेंस के कारण आज शी नोज कि उसका 2% का ही क्रेडिट है तो हम लोग के वजह से है, क्योंकि वो रैंक 1 जरूर नहीं आता, हो सकता था रैंक 3 आ जाता, रैंक 10 आ जाता, बट रैंक 1 आना वॉज मार्वलस। उनका सीए फाउंडेशन में रैंक छूट गया था 2 नंबर से। सीए फाउंडेशन में आपको मालूम होगा आपके टाइम पे भी 3 रैंक्स इशू होते हैं, तो उनका रैंक 5th था अगर मैं कैलकुलेट करूं, क्योंकि उनका 353 आया था आपका 400 में, जो आपका एग्जाम अभी चल रहा है आप लोग जैसे दिए थे उसी पैटर्न में, तो 353 आया था। ऑल्दो 355 में रैंक 3 था, मतलब जो अनाउंसमेंट आता है 3 रैंक का आता है आप में, तो 355 में रैंक 3 था। रैंक ऑब्वियसली तब मैं 1 नंबर कम करूं तो कोई 354 मान लेते हैं हाइपोथेटिकली है, तो वो रैंक 4 है, और हाइपोथेटिकली रैंक 353 में 5th रैंक होता। बट उसको फिर उससे समझ में आया कि मैं तो कुछ कर सकती हूँ, अगर मैं अच्छे से पढ़ूँ तो मैं बढ़िया कर लूँगी। तो सोचो कैलकाटा के एक छोटे से कहाँ से पढ़ाई करते हुए वो हम लोग से लाइव ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आज वो यहाँ पे रैंक 1 भारत में रैंक 1 लेके आई हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है उनका स्टोरी, और आपको उनके बारे में मैं बताता रहूँगा कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। ऑल्दो सर हम सब रैंकर्स नहीं होते सर, सबको रैंक लाना भी नहीं है सर, और ना हमारा कोई पर्सपेक्टिव है वैसा, बट डिसिप्लिन पढ़ना सबका पर्सपेक्टिव। मैंने एक लाइन बोला आपको, चैनलाइज चलो। अब वो मार्क्स क्या ला के फेच करे आई डोंट नो, उसमें दिमाग भी था तो वो उसको कैपिटलाइज करके अच्छा कर ली। सर अब हम मेहनत करेंगे तो ये गारंटी देता हूँ कि सबके सब पास हो जाओगे, बट मेहनत नहीं करोगे तब चाहे कितने भी स्मार्ट हो फेल जरूर हो जाओगे। तो वो लड़की स्मार्ट प्लस हार्ड वर्किंग थी। तो सर अगर हमको लगता है हम थोड़े बुद्धू है, जो कि हो, तो हार्ड वर्किंग करना चालू कर दो, क्योंकि सीए निकालने के लिए आपको हार्ड वर्किंग बहुत जरूरी है होना।
अगर आप हार्ड वर्किंग हो जाओगे, ये मेरा लिखित गारंटी है, आपको कोई भी सीए क्रॉस करने से नहीं रोक सकता। मैंने अनगिनत बच्चों को देखा है, और उनमें से एक अविनाश का ओन भाई है। वो लड़का दूर से दूर था, मैं मुंह पे बोल सकता हूँ उसके कि वो क्लास 12 में इतना बड़ा बेवकूफ़ था कि उसको कुछ नहीं आता था। मैं जानता हूँ, उसने बोर्ड्स में 2 सब्जेक्ट में फेल किया था, बोर्ड्स में, और उसका 2 सब्जेक्ट में फेल होने के कारण उसको भवानीपुर तक रिजेक्ट कर दिया कि इसको तो नहीं लेंगे। जैन कॉलेज में पढ़ाई किया, बट उसके बाद साथ में सीए किया, सीएस किया। वो हमारा फर्स्ट घर का बैच था। घर का बैच मतलब समझते हो, घर पे गद्दा में बैठ के जो पढ़ाते हैं, वैसे जो टीचर बचपन में आता था, हम लोग उन पे ट्रायल एंड एरर किया, और वो लोग भी रेडी हो गया, हाँ सर पढ़ाइए ना, भैया लोग पढ़ाएंगे तो क्या दिक्कत है। उसका खुद का भाई और मैंने मिलके 4 सब्जेक्ट पढ़ाया उन लोग को। और उस समय 8 बच्चे आते थे, वो अपना 7 दोस्त लोग को ले आया, सब एकदम गवार उसकी तरह, वो अपना 7 और गवार बच्चों से। हम लोग अगर इन लोग को पढ़ा दिए ना बॉस, तब मतलब किसी को भी पढ़ा सकते हैं। तो वो 8 गवार लोग और आए, 6-7 और गवार लोग आए, और हम लोग 7-8 आदमी अविनाश सर के घर पे। अविनाश सर को तो क्या था, वो जहाँ सोता था, बच्चा लोग आता था उसको उठाता था, सर पढ़ाना है, हाँ ठीक है, वहीं बैठ के पढ़ाना चालू। हमको बेचारा वहाँ जाना पड़ता था, क्योंकि हमको उसके घर तक जाके पढ़ाना था। तो हम जाते थे, अपना जाते थे उसके घर सुबह 6 बजे और पढ़ाते थे। कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ था, हमने ये काम करना चालू कर दिया था, बट हमारा आर्टिकलशिप चल रहा था, तो सुबह 6 बजे ही ऑप्शन था पढ़ाने का, और शाम को हमें खुद पढ़ना है अपना सीए के लिए, साथ ही साथ अपना एक्चुअरीज और जो सीएस करना है वो तो करना ही था। तो हम बोले यार अब पढ़ाना है, एक बार तो ट्रायल करना है, तो ट्राई करने गए। ऑल्टरनेटिव डेज क्लास होता था, एक दिन वो लेता था, एक दिन हम, एक दिन वो, एक दिन हम, और इस तरीके से हमने उनको पढ़ा दिया। उस बैच में 8 में 2 बच्चा पास किया सीए, फाउंडेशन नहीं, सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और उसमें से एक बच्चा अमित सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 32 आया सीए फाइनल में। ना फाउंडेशन में कुछ, ना इंटर में कुछ, फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 32। ऑल तो मैंने सिर्फ फाउंडेशन ही पढ़ाया उसको, तब तक तो हम खुद ही नहीं पढ़े थे, सीए नहीं थे हमारे नाम के आगे। बट वो लड़का जिस दिन सीए बना, वो दोनों जन हमारे पास ही सबसे पहले भाग के आया, और उसमें से एक अविनाश संचेती का ओन भाई है, आदित्य संचेती। जो लड़का इतना बड़ा धूर था, वो लड़का फाउंडेशन का मैथ समझ गया, हमको विश्वास नहीं हुआ, और उसने फाउंडेशन का मैथ छोड़ो, उसने इंटर, उसने फाइनल, उसने सीएस सब कंप्लीट किया, और वो भी 1 शॉट। धीरे धीरे दिया अगला लोग, मालूम था एक एक ग्रुप वाले हम एक एक ग्रुप दे के देंगे, फाइनल भी एक एक ग्रुप दे के दिए, बट अगला लोग निकाला, हिम्मत दे के निकाला, और आज वो एक सीएस है, और वो अविनाश सर को टक्कर दे रहा है कमाई में, वहाँ अलग काम करके धंधा कर रहे हैं बॉस, तीनों भाई इसके पापा के पास 3 एकड़ हैं, सच में। अभिषेक बड़े वाले का नाम है ए, सेकंड वाले का नाम है अविनाश ए, थर्ड वाले का नाम है आदित्य ए। 3 एकड़ तो लेके घूमते हैं, हम बोलते हैं उनको कि आप तो 3 एकड़ लेके घूम रहे हैं, आपको कौन हराएगा। तो 3 एकड़ लेके घूमते हैं वो, और तीनों लड़के आज कहीं ना कहीं, तीनों सीएस है तीनों, और उसके पापा खुद एक सीए में है, कॉस्ट अकाउंटेंट उस समय के, सर्विस ही कर रहे हैं वो, बट आज तीनों बेटा अपना बिजनेस संभाल रहा है अलग अलग। एक ट्रेडिंग में है पूरा हार्डकोर, छोटा वाला यानी शेयर मार्केट का राजा बन के रखा है, बड़ा वाला जूट मिल का काम कर रहा है, जूट का कपड़ा, जूट का बैग, जूट का सब पैकेट जो तुम लोग लेके जाते हैं ना बुक्स, जिसमें सब होम प्रोडक्शन है अपना, सब होम प्रोडक्शन है। और बीच वाला तो तुम्हारे आगे खड़ा ही रहता है दिन भर, समझ रहे हो आप। तो स्टोरीज क्या है ना, मेरे पास तो कई है जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो, बट आपका इंस्पिरेशन 2 दिन चलता है, फिर तीसरे दिन से वही घोड़ा वही मैदान हो जाता है। तो मैं हर दिन इंस्पायर नहीं करने वाला हूँ, बट मैं हर दिन ये जरूर टोक लगाऊंगा आपको कि भाई पढ़ते रहना, क्योंकि ऑप्शन एक ही है, पढ़ाई करना। कभी भी लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, मे बी n नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, आई डोंट नो, झिझकना मत अपने मेंटर को बोलने से, या अपने जिससे भी बात करते हो जो आपको लगता है आपको सही एडवाइस देंगे, मे बी अस, मे बी समबडी एल्स, आई डोंट नो, बट एडवाइस हमेशा लेते चलना। लाइफ में रुकना मत, या कोई चीज़ के लिए वेट मत करना कि यार बाद में बताएंगे इनको, अभी नहीं बताएंगे, बता डालना। कारण अगर 2 दिन भी डेफर होता है ना कोई चीज़, तुम लोग सीधा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल लगाना, हम 7 से 8 क्लास पीछे हो गए। तो अगर हम 1 हफ्ता कोई चीज़ मिस कर देते हैं, तब हम 21-22 क्लास पीछे हो गए, हो गया ख़त्म हमारा जर्नी। और आप जानते हो यही आपके दोस्तों के साथ हुआ था फाउंडेशन में,
और इसलिए वहीं वो झड़केंगे। और मैं जितने चेहरे देख रहा हूँ यहाँ, मुझे मालूम है यहाँ कितने चेहरे ये बैठे हैं जो शायद डे 1 से डे लास्ट तक, आप खुद जानते हो, आप अटेंटिव थे तो ही आप यहाँ हो, वरना वही दोस्त लोग नहीं दिख रहे हैं आप लोग को जो शायद इस क्लास में भी नहीं आते थे, या वो उनका कमांड बहुत पहले छूट चुका था कमान हाथ से। तो वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आप अगली बार ना करो, उससे सबक ले लो कि वो फाउंडेशन में किए और वो गलती आप इंटर में मत कर देना, क्योंकि आपके लिए इंटर अब बहुत बड़ा गेम है। क्या डन है ना सबको? ये गारंटी दे सकता हूँ आप सब पास हो फाउंडेशन। इंटर का गारंटी आपको मेरे को देना होगा कि सर हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम आपको पास होके दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने उस चीज़ के ऊपर रस देखा नहीं आपका, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं गारंटी फाउंडेशन तक का दे सकता हूँ, क्योंकि जितने लोग पढ़े और यहाँ बैठे मैं सबको जानता हूँ और मुझे मालूम है पास तो हो ही जाओगे। प्रॉब्लम एक ही है मेरे को कि आगे आप अपना जर्नी स्ट्रांग रखें, आप अपना जर्नी को ऐसे बिगाड़े ना कि सर कोई कारण से नहीं आ रहा। जैसे मैं आज का भी एग्जाम्पल लेता हूँ, कई लोग का आज सिर्फ एक ही क्लास था, इसलिए कई बच्चे मुझे दिख रहे हैं सब लाइव ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑल्दो बीइंग इन कैलकाटा। देखो माना कि सर ट्रैवलिंग टाइम वेस्ट होता है, बट यू नेवर नो ये जर्नी आप जो मिस कर रहे हो आपको मालूम भी नहीं है। कई बच्चे अभी तक स्टे हेड के लिए सोच रहे, तो मैं बता दूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ना मेरे को कभी पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई कहाँ पढ़ रहा है। मैं तो आज तक अपने लिए कभी क्लास में तारीफ भी नहीं किया, फाउंडेशन में भी, कि भाई मेरे से ही लेना होगा वरना तुम लोग फेल हो जाएगा, ऐसा चीज़ हम लोग के मन में कभी आया ही नहीं। हमें मालूम है, आपको मालूम है कि ये जो आदमी था यही बचाया है तो आगे भी यही बचाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, अभी तक लोगों को अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो उनको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या करने वाले हैं अगला 2 महीना। बट मैं बता दूं आज स्टेट का लास्ट एडमिशन है एज पर आर डेट्स, मतलब अगर कोई आपका दोस्त सोच रहा है ना तो वो अब नहीं सोच पाएगा, आज लास्ट डेट है। कल से हम कोई स्टेट में एडमिशन नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ आप ही गिने चुने बच्चे होंगे जो क्लासेस कर रहे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी। और उसके बाद जब तक हम नया बैच स्टार्ट नहीं करते तब तक आप ही सिर्फ पढ़ रहे होंगे और कोई को एंट्री नहीं मिलेगा। तो सर हम वो आगे चलेंगे उनसे, बिल्कुल। आप वो 1 चैप्टर से 2 चैप्टर कोई सब्जेक्ट का आगे चल रहे होंगे, कॉस्टिंग का पूरा 1 सब चैप्टर, या एटलीस्ट 1 से ज़्यादा ही 2 चैप्टर आप आगे चल रहे होंगे, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो आप जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा उनसे। तो ये जो बेनिफिट आप पा रहे हो, ये बेनिफिट का लाभ उठाना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वो लोग भी टाइम से चालू करेंगे, उनका हो गया स्टार्ट टाइम एट द पॉइंट जहां करना चाहिए, तो वो लोग लेट नहीं है, तुम लोग अर्ली हो। हेंस दिस बैच इज कॉल्ड स्टे अहेड बैच। इट्स नॉट कि आप टाइम पे हो वो लेट है, आप जल्दी कर रहे हो कोई चीज, तो उस चीज का लुत्फ उठा लेना लास्ट में कि हाँ सर हमारे लिए फायदेमंद रहा ये, और ये फायदा आपको अल्टीमेटली उस दिन मिलेगा। दूसरा, कई लोग का भी कॉलेज का एग्जाम्स चल रहा है, कॉलेज का फेस्ट वेस्ट चल रहा है, आज ही है शायद कोई जेवियर्स का अभी स्टार्ट हुआ है ना, कुछ है ना, कल से जो भी परसों से जाएगा ये हीरो। तो अभी मालूम है मेरे को आप लोगों का थोड़ा मूड वैसा है कि अरे मस्ती करना है, करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई कि आगे से जब रूटीन पूर्वक काम हो हम कभी भी एब्सेंट नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो, हमें क्लास जाना है मतलब जाना है, डिसिप्लिन रहना है मतलब रहना है। बाई चांस कोई दिन कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गया, बहुत मतलब सच में बहुत ज़्यादा, कि सच में पाँव टूट गया मेरा एकदम 103 बुखार हो गया, ये नहीं कि सर आज ना थोड़ा सा सुबह सुबह ना उठ के ना वो मूली का पराठा खा लिया था, तो अब क्या है ना, अब थोड़ा आने का इच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि इच्छा बार बार कुछ और चीज़ का लग रहा है। ये सब कहानी मत करना मेरे आगे आके कि सर ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था। बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए, कुछ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट काम घर का हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज डोंट ट्राई टू मिस द क्लास। उसमें भी ट्राई किया करो कि सेम डे उसका बैकलॉग सल्टा दे। अब बुखार ही हो गया सर, एकदम 2 दिन पढ़ नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं है, बट ना प्लीज़ ट्राई कि तबीयत पानी सब ठीक रख के हर दिन क्लास अटेंटिव रहे, और रहोगे तो कभी भी टेंशन नहीं होगा। आगे जाके वही जो है सब्जेक्ट्स बढ़ेगा या लगेगा 1 ग्रुप दे 2 ग्रुप दे, आपके पास कभी ये सवाल नहीं होगा। आपके पास एक ही सवाल होगा कि हम तो पढ़ रहे हैं बाकी का पता नहीं। आपको ये सवाल नहीं रखना है कि सर 1 ग्रुप दे कि 2 ग्रुप दे। जब कर ही दिए हो जल्दी स्टार्ट, 1 महीना आगे चलोगे तब क्यों नहीं आप दोगे पहले। आप तो 1 महीने का कंटेंट पहले से पढ़ के रख रहे, तो आपको तो फायदा जरूर से जरूर है। ऐसा थोड़ी है जब हम बैच चालू करेंगे हम आपको बोलेंगे जाओ अब तुम लोग मत आना, पहले उन लोग को पढ़ा रहे हैं, तब स्टेट का फायदा क्या, वो थोड़ी करेंगे हम लोग। तो आप लोग को तो ऑफकोर्स आगे से ही स्टार्ट होगा। उल्टा वो लोग के लिए हो सकता है कि वो क्लास क्या करना हो, उनको एक्स्ट्रा क्लास मोड से
कि भाई वो सब जितना किया हुआ है ऑलरेडी उनको वो सब बैकअप में देखना हो, या फिर मेरे को वापस से सुनना हो अलग टाइमिंग में। उनके लिए मेहनत ज़्यादा है, आपके लिए तो कोई मेहनत नहीं है। आपको तो उस दिन से वापस से नेक्स्ट चैप्टर से ही कंटिन्यू किया जाएगा और कोई ब्रेक नहीं है आपके लिए। आप अच्छा कर रहे हो और इसलिए अभी लाइट चल रहे, 3 दिन चल रहा है कॉस्ट, बट आगे से 6 दिन हो जाएगा तो वैसा पेस में चलेंगे। डेली पढ़ के आना होगा, डेली देखना है और डेली कुछ करना है। इसीलिए क्यूमुलेटिव पढ़ने बोल रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है। और अभी क्या, अभी तो जन्म लिए हैं सर इस सब्जेक्ट के साथ, तो यदि जन्म लिए हैं तो जन्मते जन्मते तो कई बार रिपीट करना पड़ता है ना कई चीज, तो पढ़ते चलो, आगे जाते जाते ये बेसिक्स अपने दिल में बैठ जाएगा। जैसे एक लाइन बोल रहा हूं, डैश हमेशा पर यूनिट वाइज देखते हैं और डैश हमेशा टोटल वाइज देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वाइज देखते हैं, और अगर कोई भी डेटा दूसरे तरीके से दिया हुआ है तो उसको पहले उस तरीके से निकालते हैं। मतलब मान लो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में दिया है तो क्या करेंगे, उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। और अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दिया है तो उसको टोटल में कैसे करते हैं कन्वर्ट, टोटल में किससे इंटू करते हैं बताओ तो, बोलो। वेरी गुड, गुड लाइन। क्या लाइन बोला था सुनना, जिससे डिवाइड होके आया है उसी से इंटू बैक होगा। क्या निकालने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ये भाषा याद आ रहा है? यही सब भाषा है जो घर पे जाके वापस से पढ़ना है कि भाई जिससे डिवाइड होके आया था उसी से इंटू बैक करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए। और वेरिएबल कॉस्ट किससे इंटू होगा, पर यूनिट। जिससे डिवाइड हुआ उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो पर यूनिट ही चाहिए। अब ये किससे इंटू होगा सर, जो इस साल का प्रोडक्शन है उससे इंटू कर दीजिए। मतलब वो पर यूनिट वाइज सेम रहता है और वो टोटल में। तो अगर डिवाइड होकर आया तो इंटू बैक भी किससे होगा, जिससे डिवाइड हुआ। कौन सा कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलो, लॉजिक क्लियर हो रहा है? बढ़ता है तो पर यूनिट बढ़ता है वेरिएबल, और बढ़ता है तो फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में बढ़ता है। सिमिलरली गिरता है तो वैसे। तो ये जो कुछ माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स है, अगर आप रेगुलरली रिवाइज करोगे तो जब बड़े बड़े सम्स आएंगे आपको कभी तकलीफ नहीं होगा। बट वही है, जो बच्चे ये चीज ठीक से नहीं सीखते उनका लास्ट में जाके हालत खराब होता है। तो एवरीबडी, हम जब नेक्स्ट क्लास कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे, मैं ये कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा आपसे कि कुछ याद है कि कुछ याद नहीं है। क्या डन है सबको इतना सा बात? लास्ट हेडिंग क्या दिया हुआ है बताइए? नोट्स। उससे पहले मतलब अपने वैल्यूएशन ऑफ शायद स्टॉक्स कर रहे थे, यही हेडिंग था ना? उससे पहले वाला हेडिंग क्या था? उससे पहला वाला हेडिंग क्या था? हाँ, नेचर और एलिमेंट और क्या वर्ड था बताइए? फंक्शन वाइज कॉस्ट। याद आ रहा है सबको वाला? अब ये चालू कर दे वापस एक बार, वंश चालू कर दे। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग आज का, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर। नंबर 1, नंबर 1, आ जाएगा आ जाएगा। नंबर 1 दिख रहा है? लिखिए, हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। कॉस्ट मीन्स all such expenditure incurred to operate a business. To operate a business. In this subject, cost means
ऑपरेटिंग कॉस्ट। देयरफॉर in various statements we shall not include, बताइए क्या क्या बोलना चाहता हूं। वी शैल नॉट इंक्लूड वॉट, ट्राई लो लाइन पढ़ के। वी शैल नॉट इंक्लूड वॉट, बोलो बोलो सही बोल रहा है, बोल। नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट और इनकम्स, मतलब मैं क्या नहीं कंसीडर करने वाला अपने सिलेबस में, नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट और इनकम्स। कुछ स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हम इन सब बातों को साइड रखेंगे। ऑल्सो कॉस्ट में करते हैं सर, बट अकाउंट्स में तो हम ये सब चीज़ कंसीडर करेंगे। हाँ वो सही बोला, ऊपर वाला तो करवाएगा सर, आप भले ही जो करवाना है कराइए। ऊपर वाला मतलब अविनाश संचेती सर तो करवाएंगे, आपको भले ही जो करवाना है कराइए। लिखिए इन वेरियस स्टेटमेंट we shall not include what, non-operating items like non-operating cost and revenues या incomes. We shall not include non-operating items like non-operating cost and incomes. Correct everybody? Now point number 2, different types of cost based on a, different types of cost based on a elements। 3 एरो या डैश देख, बताइए क्या क्या क्या। वेरी गुड, एक्सपेंसेस। एलिमेंट्स में 3 सीखे थे, क्या बताइए, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। बी, ट्रेसेबिलिटी, एज पर ट्रेसेबिलिटी 2, डी और आईडी, मतलब क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नंबर सी, फंक्शनेबिलिटी, फंक्शनेबिलिटी 3, सोचिए क्या। सही जा रही है, बोल, वेरी गुड। फंक्शन कहाँ कहाँ होता है बताइए, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉस्ट। फंक्शन 3 जगह, यानी 3 जगह काम होता है। अपने इन तीनों को मिला के कहां सीखे बताइए। ऑल दीज 3 स्टफ्स आर लर्नड इन विच स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट। इन तीनों के बारे में हम कॉस्ट शीट में चर्चा किए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आईडी और डी मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मेरे से पूछना, हमको सुनाई दे दिया। ट्रेसेबिलिटी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फंक्शनेबिलिटी से फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉस्ट। क्या डन है सबको, पक्का। नेक्स्ट डी, बिहेवियर और वेरिएबिलिटी वाइज। बताइए 3। वेरी गुड, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और भी कई चीज सीखेंगे आगे, नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के रख रहे हैं। ई, नॉर्मेलिटी, जिसमें अपने जानते हैं 2 तरीका होता है, एक नॉर्मल कॉस्ट और एक, सुनते हो आप लोग एक वर्ड, अब नॉर्मल कॉस्ट। सर ये आपने पढ़ाया नहीं है, बिल्कुल बस नोट्स लिख रहे, सब पढ़ाऊंगा आपको, चिंता नहीं है। कि नॉर्मेलिटी वाइज भी होता है। ई के बाद एफ, कंट्रोलेबिलिटी। यस सही बोले, कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल।
नाम से भी समझ में आ रहा होगा, कंट्रोलेबल मतलब कौन से कॉस्ट? गलत, जो मेरे हाथ में है, मतलब सर जिसको मैं इफेक्ट कर सकता हूं। जैसे कि वेरिएबल क्यों फिक्स नहीं कर सकते? मैं तो कर सकता हूं। कल को मैं ये फिक्स्ड कॉस्ट या नहीं, मैं दूसरी जगह रेंट लेके रह सकता हूं। तो सर आप कौन सा कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते? कंट्रोल के बाहर होते हैं कई कॉस्ट। जैसे कि सर ऐसे कॉस्ट है जो मेरे हाथ में नहीं है, हमें मालूम है कि ये तो कॉस्ट ऐसा है जिसको हम चाह के भी बदल नहीं सकते। बहुत कम होते हैं ऐसे कॉस्ट, बट जनरली हम नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट ना दुनिया में कुछ बोल ही नहीं सकते। हिसाब से दे आर लेस कंट्रोलेबल कॉस्ट, बट एज पर बुक्स दे आर कॉल्ड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। अब जो तुम बोले वहां पे ये बात आता है कि सर ये मान सकते ना कि इलेक्ट्रिसिटी का जो पर यूनिट कॉस्ट है ना वो अनकंट्रोलेबल है। मतलब हम चाह के भी कुछ भी सिस्टम लगा ले, हम वो यूनिट कॉस्ट नहीं गिरा सकते क्योंकि वो तो मेरे हाथ में ही नहीं है। वो तो कौन लगा के दे रहा है? CSC। हाँ ये हम जरूर कर सकते हैं, हम लाइट कुछ ऐसा लगाए, हम एसी कुछ ऐसा लगाए जिससे मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम हो। बट क्या मैं पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो कि 10 रुपया मीटर अगर आता है, 10 रुपया यूनिट अगर आता है, तो मैं चेंज कर सकता हूँ क्या इसको? तो वो कॉस्ट मेरे लिए क्या हो गया? एक नॉन कंट्रोलेबल। मैं चाह के भी उस पर कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। जनरली जो गवर्नमेंट अप्लाइड कॉस्ट होते हैं जिसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, जैसे बोलते हैं ना इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, अपने को बोलते हैं ना ऊपर से आया है ऑर्डर, मतलब कौन? जो गवर्नमेंट बोल दिया। लाइसेंसिंग कॉस्ट, कोई चीज अगर लेना है तो लाइसेंसिंग कॉस्ट। यस, टैक्सेस, जिसमें क्या नहीं कर सकते हम, कुछ तोलमाल नहीं कर सकते। वो तो अपने को सामने वाला भी बोलता है बाबू ये तो मेरे को आगे देना है, बोलता है कि नहीं? बाबू बोल के और बोलता है बाबू ये तो मेरे को आगे देना है, तो गवर्नमेंट ले लेगा हमसे। तो जो GST एलिमेंट होता है वो सब क्या अपने बोल सकते हैं कि नहीं सर इसको कंट्रोल कर दीजिए, इसको थोड़ा कम बेसी करने का कोशिश करना? कैसे करे? गवर्नमेंट मोदी जी को बोलेंगे मारेगा, और है कि नहीं? ऐसे ही हट्टा खट्टा हो गया आजकल, तो घूम और रहा है इतना मस्त एकदम, है पूरा एकदम गैंगस्टर है। तुम दूध पी, कल का याद है कि नहीं? हार बोलता है हम दूध पी के आया, भरा के दिखाइए। मैंने रोहित शर्मा है, तुम वो कोई मिल गया वाला रोहित है। वो लिख लिए कंट्रोलेबल कॉस्ट, ऐसे ही दूसरा लिखिए, बताइए क्या? नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। सर ऐसे देखा जाए तो कुछ ना कुछ चीज तो कंट्रोल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो सर? आप कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगा सकते हो जिससे आपका टोटल कंजम्पशन क्या है, कम। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से तो कंट्रोलेबल है। बट सर जनरली ये सब कॉस्ट को क्या बोलते हैं? नॉन कंट्रोल। क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है भाई बिजली का बिल, बिजली मेरे हाथ में नहीं है। ले भी मत लेना कभी हाथ में, बिजली हाथ में लोगे तो हो गया। क्या बोलो, डन है सबको? क्या ऐसे ही और विस्तार में पढ़ेंगे सब? ये तो एक बार नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, जहां इनका रेलिवेंस आएगा वहां आके इनको पढ़ाऊंगा। क्या डर है ना सबको? जैसे आप अकाउंट्स में सीखते हो, दो ही खर्चे होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। हम लोग इससे बात करते, हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल बात नहीं करते। हम लोग इतने सारे बातें करेंगे। कंट्रोलेबल और एक क्या लिखे बताइए? हिसाब से नॉन कंट्रोलेबल वर्ड गलत है, बट ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट वही वर्ड यूज करता है तो हम भी वही यूज करेंगे। ऑल्दो इसको बोलना चाहिए लेस कंट्रोलेबल कॉस्ट, बट ठीक है, नॉन कंट्रोलेबल। ओके एवरीबडी, क्या ये कुछ टाइप्स और क्लियर हुए आपको? सर नामकरण से तो ठीक है, बाकी आप पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा और अंदर का बात बिल्कुल। तो ये कुछ कॉस्ट के टाइप्स थे जो हमें सीखने। डन, नीचे लिखना पॉइंट नंबर कौन सा था ये? हाँ 3 ना, 3 लिखिए। लिखिए डिफरेंस बिटवीन प्राइम कॉस्ट कॉमा कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कॉमा कन्वर्जन कॉस्ट एंड फैक्टरी कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन प्राइम कॉस्ट, क्या बोला? कन्वर्जन कॉस्ट एंड फैक्टरी कॉस्ट। इस 3 में 2 शब्द पहले से आप जानते हैं।
जानते हैं? चलिए बताइए, व्हाट डू मीन बाय प्राइम कॉस्ट? ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फैक्ट्री कॉस्ट बताइए। ऑल कॉस्ट दैट आर इनकर्ड इन फैक्ट्री आर, विच मीन्स ऑल प्राइम कॉस्ट एज वेल एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। करेक्ट। एक चीज के बारे में अभी मेरे को बताना है, क्या वर्ड हुआ बताइए? कन्वर्जन कॉस्ट। नाम में ही छुपा है अगेन से मीनिंग। सोचो क्या मतलब होगा, ट्राई लो। ओके ओके, क्या बनाने के लिए? वेरी गुड। क्या लाइन बोला उसको रिपीट करते? वंश नाम है ना, वंश ने क्या बोला सुनना। वंश ने बोला सर एक रॉ मटेरियल यानी वो फैब्रिक का यदि एग्जांपल ले, उसको एक फिनिश गुड में तब्दील, तब्दील मतलब कन्वर्ट करने का जो खर्चा लगता है उसको आप कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। क्या डेफिनेशन वाइज ओके है सबके लिए? लिखना यहां नोट। एक बार डेफिनेशन ओके है तो अब इसमें क्या क्या आएगा वो मैं आपसे पूछूंगा। पहले नोट, कन्वर्जन कॉस्ट मींस those cost, conversion cost means those cost which are incurred to convert raw material into a finished goods, which are incurred to convert a raw material into a finished goods, full stop. Next para, prime cost includes all direct cost. Prime cost includes all direct cost. Next para, factory cost includes all such costs which are incurred in factory. All such costs which are incurred in factory. All such costs which are incurred in factory. हिसाब से ये तीनों ही खर्चे फैक्ट्री के ही हैं, बट एक सबसे ब्रॉडर सेंस में है और कुछ नैरोअर सेंस में है। मेरे को अब इन तीन के बीच का डिफरेंस कैसे आप समझाओगे, ये देखो मैं क्या करता हूं। मैं एक तरफ लिखूंगा, बाद में कॉपी करेंगे आप, पर्टिकुलर्स, और मैं लिखूंगा डीएम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, और एफओएच यानी क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। और इधर लिखूंगा मैं पीसी, सीसी, एफसी। मेरे को टिक और क्रॉस के माध्यम से आप बताएंगे कि किस में क्या। जैसे पहला हिंट, पीसी में क्या डीएम आएगा, क्या डीएल आएगा, क्या डीई आएगा? तो टिक 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 क्रॉस। समझ में आया? देखते हैं कौन कौन बाकी दोनों ट्राई ले सकता है एज पर देयर डेफिनेशंस। क्या ट्राई लेना चाहोगे? चलिए ये बनाइए आप, और जैसा मैं किया हूं वैसे आप करेंगे। बस सीसी के ऊपर चर्चा होगी क्योंकि वो मैं आपसे पूछूंगा। डेफिनेशन आपको आप ही के दोस्तों ने बताया और आप ही के दिमाग में आया, तो अकॉर्डिंगली उसमें क्या क्या आना चाहिए वो आप बताएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बगल में फैक्ट्री ओवरहेड, पीसी, सीसी, एफसी, और टिक क्रॉस करना चालू करेंगे कि तीनों का मतलब क्या होता है। डेफिनेशन पे फोकस करेंगे और एक एग्जाम्पल खुद सोचेंगे, वही एलन सोली वाला जो एक फैब्रिक से शर्ट बना रहे हैं, और दिमाग लगाएंगे अपना। ओके, सबसे पहले
फैक्ट्री कॉस्ट कर लेते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आते हैं बताइए? सबका एलिमेंट आएगा, यानी क्या सर? डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट लेबर भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी है। और अब जितने लोग पढ़ने लगे वो ये समझे फिर कि तब तो सर फैक्ट्री कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट सेम होता है, क्योंकि आपने बोला एक फिनिश गुड्स को एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तब्दील करने का खर्चा, और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री तक का खर्चा। तो दोनों बात तो सेम हो गया? ऐसा नहीं है, दोनों बात सेम नहीं है। डेफिनेशन पे जोड़ दो, कन्वर्जन कॉस्ट के डेफिनेशन पे जोड़ दो, और बताओ क्या करना है? टिक। कोई बताओ कहां क्रॉस आएगा? डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि डेफिनेशन बताइए, एक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का खर्चा, तो मतलब उसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं, उसके ऊपर जो जो काम हो रहा है उसका खर्चा का बात कर रहा है। उसके ऊपर कौन कौन काम कर रहे हैं? लेबर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सपेंसेस लग रहा है, उसके ऊपर फैक्ट्री के ऊपर ऊपरी खर्चे लग रहे हैं। मतलब कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स all factory cost except material cost, and prime cost means all factory cost except factory overhead, and factory cost means all cost which are incurred in factory। conversion cost का definition में जोड़ देंगे। कहाँ से चालू हो रहा है ये खर्चा? रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट के बाद, यानी किसका खर्चा लग चुका है? रॉ मटेरियल का। अब बोल रहा है इसको किस में बदलना है, तो उस दौरान जो खर्चे लग रहे हैं उसका बात करिए सर। तो मतलब किस खर्चे को इंक्लूड नहीं करना है सीसी में बताइए? तो जो लोग भी यहाँ टिक देने लगे थे वही पहला क्रॉस है, क्योंकि जब पहला टिक दे दिए ना उसके बाद कोई क्रॉस समझ में भी नहीं आया, उसके बाद तो सारा टिक लगने लगा, तो फिर लगने लगा लोगों को कि दोनों बात तो सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। एक ही क्रॉस था जो कि पहला ही था, विच इज डायरेक्ट मटेरियल। हाँ, लेबर इस पे लगता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, और फैक्ट्री के ऊपरा ऊपरी खर्चे, ये सब जुड़ के अल्टीमेटली क्या बनते हैं बताइए? सीसी। तो जो अपने ऊपर सीसी का डेफिनेशन लिखे वहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में, दैट इज इट इंक्लूड्स क्या 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 बताइए? इट इंक्लूड्स क्या क्या क्या, नाम ही ले दो ना सीधा। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब इनमें से अगर कुछ है तो वो आएगा। अब मान लो डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं सम्स में तो बात अलग है, बट अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी आएगा, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड है तो आएगा, बट क्या नहीं आएगा? डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। तो सबको ये वाला क्रॉस समझ में आया क्या? तो क्या डिफरेंस है तीनों में अब क्लियर है? एक था पीसी, एक था सीसी, और एक था एफसी। ये तीनों शब्द में माइन्यूट सा फर्क है। पीसी में फैक्ट्री के तो खर्चे हैं बट ऊपरा ऊपरी वाले नहीं, सीसी में फैक्ट्री के तो खर्चे हैं बट रॉ मटेरियल वाले नहीं। फैक्ट्री कॉस्ट में सारे फैक्ट्री के खर्चे, नाम से स्पष्ट हो रहा है सारा चीज। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो अगर आप सीख के रखोगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत मदद मिलेगा क्लासेस करते वक्त। बट क्या बड़ा आसान शब्द था। तो सर हम लोग ना घुसते नहीं है सब्जेक्ट में या कोई भी टॉपिक में, ये हमारा दिक्कत है। जिस दिन घुसने लगेंगे हम भी सही बताने लगेंगे। और इसी क्लास में कई बच्चे जो सोच भी पाए, बट धीरे धीरे सबका मैं मेंटेलिटी वो बनाना चाहता हूँ। जैसे अपने मैथ्स के पीछे पागल थे कि सर शुरू में तो बहुत डर लगता है बट लास्ट में जाते जाते आपको सबसे प्यारा लगा होगा कि नहीं ठीक है खेल लेंगे इसको। वैसे ही ये सब सब्जेक्ट होने वाला है। ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, तभी इंटर में है, बट विथ टाइम एंड विथ गिविंग टाइम वी विल अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट ईच एंड एवरीथिंग। डोंट वरी सर, टाइम दीजिए सब करेंगे, बट आपको टाइम मिलेगा तभी जब आप ये सब चीज सोचेंगे। तो इनडायरेक्ट है तो क्या हो गया? सीसी में कब बोला मैं डायरेक्ट आता है अर्जुन? क्या मैंने बोला सीसी में ऑल डायरेक्ट कॉस्ट? सिर्फ क्या लिखाया? वो सारे खर्चे जो एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड बदलने में मदद करते हैं। जब वो काम हो रहा है, जब लेबर उस पर काम कर रहा है, क्या लाइट बत्ती पंखा जल रहा है तो क्या उस समय का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रहा है? क्या भाड़ा लग रहा है? तो वो सब क्या आएगा बताइए? खर्चे में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और वो भी किस में आना चाहिए? सीसी में आना चाहिए, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बदलने के वक्त ही तो लग रहा है। बट रॉ मटेरियल को मतलब वहां तक नहीं, उसके बाद से। बोलो लॉजिक क्लियर हुआ क्या सबको सीसी का? अगली बार से ध्यान रखेंगे कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब। एक क्या था? प्राइम कॉस्ट, एक क्या था? कन्वर्जन कॉस्ट, और एक क्या था? फैक्ट्री कॉस्ट। देखते हैं याद रहेगा कि नहीं। अभी एग्जाम्पल 1 लिखिए, एग्जाम्पल 1 लिखिए।
एग्जाम्पल 1, तैयार सब कोई? लिखना। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹20 lakhs, फुल स्टॉप। फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹32 lakhs, फुल स्टॉप। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 30% ऑफ फैक्टरी ओवरहेड। कैलकुलेट COP। आप चाहो तो पीछे रेफर कर सकते हो स्टेटमेंट एक बार, ताकि आपको अगर याद नहीं है तो पीछे से देखना पड़े तो देख सकते हो। कैलकुलेट COP, कैलकुलेटर बाहर होना चाहिए। आप चाहो तो स्टेटमेंट पीछे से देख सकते हो, अगर याद ना आए तो स्टेटमेंट जो अपने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाए थे वो आप एक बार देख सकते हो। आप चाहो तो एक बार स्टेटमेंट देख सकते हो। एनीबडी रेडी विथ आंसर? तो हाथ ऊपर, 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4। क्या आया? 35 लाख, 35,60,000, 35,60,000। देखें, 35,60,000। ओके, देवांशु, हाँ 3560, देवांशु 3560 नहीं, देवांशु 3660 बोल रहा। ओके, दीपक और दीपांशु, ओ दीपांशु बोला टाइपिंग एरर से 3560 लिखा, हाँ ठीक है। अर्जुन 3560, साकेत 3560, लाइव क्लास में 3560। एक बार पोल कर लेते हैं, 3560, 3560। ओके, देखते हैं कितने लोग राइट किए कितने लोग गलत। सर कैसे किया ये लोग इतना जल्दी? सर जल्दी क्या है? मैंने आपको बोला अगर दिमाग नहीं लगता तो बेस्ट तरीका होता है एक स्टेटमेंट बना लेना। यानी रफ में देखो एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ। बताइए सम स्टार्ट कहाँ से किया मेरे को? प्राइम कॉस्ट। हम तो जानते हैं ऊपर से होता है, बट दे दिया प्राइम कॉस्ट तो हमें क्या दिक्कत है? बताइए प्राइम कॉस्ट कितना दिया, इसमें क्या जोड़ते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है? बताइए फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि नहीं बताया, फैक्ट्री कॉस्ट बताया। कितना बताया? तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, अपने जानते हैं 12 लाख। समझ में आया सबको? अब बोला यहाँ और क्या ऐड करने, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, जो कि बोला 30% किसका, फैक्ट्री कॉस्ट का कि फैक्ट्री ओवरहेड का। और इस बार फैक्ट्री ओवरहेड खुद ही गायब था, तो पहले तो वो निकालना होगा, फिर उसका 30% मारना होगा। तो बताइए ये कितना आया? 3,60,000। क्या इसका ही टोटल COP कहलाता था? तो 35,60,000। बोलिए समझ में आया सबको? देख रहे हो कैसे मैं बैलेंसिंग फिगर चीजें। तो एक बार स्टेटमेंट दोहरा लो, क्योंकि अगला सम जब दूंगा तो गलती मत करना। रेडी हो सब लोग? तो बोलो, नहीं तो एक बार देख लो, नहीं तो नेक्स्ट सम्स करने से पहले एक बार स्टेटमेंट दोहरा लो कि किस टर्म को क्या बोलते थे। 2 मिनट ले लो और एक बार पुराना ज्ञान रिपीट कर लो स्टेटमेंट्स का। तैयार? पक्का? चलिए लिखिए नेक्स्ट सवाल, एग्जाम्पल 2। डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू 20 lakhs, कॉमा डायरेक्ट लेबर इज इक्वल्स टू ₹12 lakhs, कॉमा फैक्टरी ओवरहेड इज इक्वल्स टू 20% of prime cost and
एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. कैलकुलेट COP. फैक्ट्री कॉस्ट. कैलकुलेट COP. Admin overhead related to production is equals to 10% of factory cost. Calculate COP. Okay, 42 lakh 24,000. 42 lakh 24,000. छोटा सा स्टेटमेंट बनाते चलेंगे सर, जिसको हम जानते हैं, हम प्यार से अगली बार से कॉस्ट शीट बनाएंगे, उसको बोलेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल 20 लाख, डायरेक्ट लेबर 12 लाख. इसका टोटली प्राइम कॉस्ट है क्योंकि और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है. ठीक है, क्या टोटल क्या आएगा सर प्राइम कॉस्ट. फैक्ट्री ओवरहेड इज कितना परसेंट सर, 20% ऑफ 32 लैक्स, यानी कितना. इसका टोटल इज फैक्ट्री कॉस्ट, ध्यान है कि नहीं, विच इज 38. अब इसका 10% इज एडमिन कॉस्ट, तो 3,84,000. टोटल इज COP. क्या सबको ये बात समझ में आ रहा है, देखेंगे. क्या सबको ये वाला बात समझ में आ रहा है, चेक करिए. टर्मिनोलॉजीज के साथ खिलाना चाहता हूं कि कौन किसका परसेंट है, किसको क्या बुलाते हैं, धीरे धीरे याद होता रहेगा. पिछली बार एडमिन ओवरहेड वाज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. दिस टाइम तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों हमको पड़ता है, हम पहले ही बोले थे हमको पड़ता है, और वो दिख गया होगा आज कि क्यों पड़ता है. बोलो डन हो रहा है यहाँ तक बात. चलिए एग्जाम्पल 3 में चले, सबको ही बताइए, पक्का यहाँ तक लिख लिए. तो एग्जाम्पल 3 राइट चाहिए मेरे को सबका. लिखिए, डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू ₹40 lakhs. डायरेक्ट लेबर ब्रैकेट में 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू ₹17,50,000. एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 40% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. कैलकुलेट COP. कल तक याद है COP से COGS सीख रहे थे, अब ये आदमी इसके ऊपर वाला बात कर रहा है, COP तक का बात कर रहा है. यस साकेत, 71.5 lakhs. अर्जुन
71,50,000। दीपक, संगीत, कोई का कोई और आंसर तो बता सकता है। दिव्यांशु, ऋषि। मैं करूं? 2 और मिनट दूं? ठीक है, 1 मिनट और रुका। ये वाला लाइन ध्यान से पढ़ना। डायरेक्ट लेबर ब्रैकेट में 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू इतना। इसका मतलब ये 17,50,000 क्या है? ये तो डायरेक्ट लेबर है। ये किसका अमाउंट है? डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है। तो ब्रैकेट में जो दिया है वो क्या मतलब है सर? कि फैक्ट्री ओवरहेड का अगर 175% मारे तो वो 17.5 लाख है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है बताओ? क्या 17.5 लाख का 175% कि डिवाइडेड बाई 175? जैसे इक्वेशन लिखते हैं अपने, कैसे इक्वेशन लिखेंगे सर? नोट बताइए, क्या जानते हो आप? क्या दिया हुआ है सवाल में कि डायरेक्ट लेबर इज इक्वल्स टू कितना? बोलो ना, 7.5। एंड डायरेक्ट लेबर इज नथिंग बट 175% ऑफ व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ये बात है तो फैक्ट्री ओवरहेड इज, क्या ये डिवाइड में जाएगा? तो ये मिस्टेक हुआ लोगों का कि फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 17.5 लाख डिवाइडेड बाई 175%, विच मीन्स 10 लाख। क्या फैक्ट्री ओवरहेड 10 लाख समझ में आया? ये जरूरी चीज था। कैसे ट्विस्ट करके दिए समझ में आ रहा है? खेलेगा ये आदमी, क्योंकि मैथ्स पढ़ाता था तो ये थोड़ा तो मैथ का काम देगा। और यही तो आगे भी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सेम लैंग्वेज आपको बुक्स में मिलेंगे, सम्स में, तब के लिए तैयारी करवा रहा हूँ कि भाई हाँ ये सब चीज़ अब हम खेल पाएंगे सर, चिंता मत कीजिए। मैं बोला ठीक है, देखते हैं कितने जन टिके रहते हैं हमेशा। बताइए, फैक्ट्री ओवरहेड 10 लाख का कैलकुलेशन क्लियर है? सबको समझ में आया? तो कब इंटू होना है, कब डिवाइड होना है? अरे बुढ़वा, ये इंटू डिवाइड का रटने का खेला नहीं है, इसको तो लिख के ही समझ में आएगा। मतलब तुम ये सोचेगा कि कभी आप इंटू करते हैं कभी आप डिवाइड करते हैं, तो बुढ़वा को तो लाइन जो लिखे गए उस हिसाब से डिपेंड करता है दिया क्या है और मांगा क्या है। अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है कि इंटू करना है कि ऐड करना है कि माइनस करना है, वो तो डिपेंड करता है द वे वी आर गिविंग द क्वेश्चन। बोलो सबको, क्या फैक्ट्री ओवरहेड 10 लाख क्लियर है? ये वर्किंग नोट था। तो अब हम अगर ऊपर बनाएंगे तो प्राइम कॉस्ट तक सिर्फ डीएम है और डीएल है। डायरेक्ट मटेरियल कितना था? 40 लाख। ये था 17.5 लाख। तो कितना हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट? 57.5। ऑल्दो नहीं भी निकालेंगे चलेगा, बट मेहनत कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्या हो जाएगा बताइए? 10 लाख। अभी नीचे वर्किंग नोट में निकाले तो यहाँ का टोटल क्या आ गया? फैक्ट्री कॉस्ट कितना? 67 अब वापस एडमिन ओवरहेड दिया है, बट इस बार 40% ऑफ 10 लाख वापस से, और फैक्ट्री ओवरहेड बोला तो 4 लाख। तो टोटल कितना हो गया? 71। COP। क्या OP लग रहा है आप लोग को ये? COP बोलिए एवरीबडी। इजी पीजी। दू फोर्थ एग्जाम्पल। खेल लोगे? खेलो मेरे गुड्डा गुड्डीज। डिड यू मिस मी? आइए। सर हम तो मिलते ही रहते हैं। एग्जाम्पल 4 लिखिए। डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू 100 lakhs। ठीक है, कॉमा डायरेक्ट लेबर इज इक्वल्स टू ₹60 lakhs। फुल स्टॉप। फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल्स टू 30% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट।
फुल स्टॉप। एडमिन ओवरहेड ब्रैकेट में रिलेटेड टू प्रोडक्शन is equals to 20% of factory cost. Calculate COP. दिखते हैं। ओके नहीं, मैं ऑनलाइन लाइव में आंसर्स पढ़ रहा हूँ। साकेत, सुदीप और अनन्या का आंसर सेम है और वो है 2,13,60,000। अर्जुन का आंसर अलग है, 2,22,85,714। एनीबडी विथ अर्जुन? एक क्लास में, एक जन क्लास में विथ अर्जुन। हाँ बता मत, बता मत। रोहित, अनुराग, 2,13,060, 2,13,60,000। अर्जुन के आंसर पे हंसी उड़ाई गई है। Anybody, any other answer or same answers? करें अब हम क्या सही क्या गलत चेक करें क्या बच्चा लोग? क्या बच्चा लोग चेक करें? तो चलो पोल करते हैं। 2,13,60,000 कितने लोग? 2,13,60,000। बस 1 2 3, इधर कोई नहीं, इधर 3, इधर इतने सारे। अरे बाप रे, ठीक है। ऑनलाइन लाइव में बहुत लोग। अब 2,22,85,000 टाइप्स, मतलब वही 85,740। 1 2 3 क्लास में, और एक अर्जुन है और संगबित है। ऋषि का एक और नया आया। ऋषि बोला सर 2,07,12,000। और कोई और आंसर तो मेरे को वैरायटी सुनने में पसंद आएगा। दूसरा कुछ तो लाओ, कुछ नहीं में हाथ उठाना तो बहुत गलत है। कुछ तो लाओ। क्या वंश कुछ आया? कर रहा है, करो करो, टाइम मिलेगा। 181.6। ओके, तुम लोग अभी भी गलती कर रहा है, क्योंकि 2,13,60,000 रॉन्ग है। तुम लोग अभी भी गलती कर रहा है। तो वही तो पूछ रहे, 2,2,285 वही तो बोल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जन राइट है।
अर्जुन सबसे पहले राइट आंसर दिया था जिसपे हंसी उड़ा था, विच इज 2,22,85,000। समझ रहे हो? तो सर हमारा गलती कहाँ हो रहा है? लेट्स कीप इट अ सस्पेंस, और इसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस किया जाए। क्या बोलते हो सर? मर जाएंगे हम लोग, आपको मालूम है, मर जाएंगे, मर जाएंगे सर। 2,22,85,000 समथिंग, जो भी 715 714 राउंडेड ऑफ वैल्यू। कराऊं क्या? चलिए सुनना। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना? 100 लाख। डायरेक्ट लेबर कितना? 60। टोटल क्या होता है? प्राइम कॉस्ट, क्योंकि कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो यही। अगला फैक्ट्री ओवरहेड विच इज 30% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, तो क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिन ओवरहेड विच इज 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो क्या आता है? सीओपी। अब ये 30% किसका है सर? कन्वर्जन कॉस्ट। व्हाट डू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्या डायरेक्ट लेबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और क्या फैक्ट्री ओवरहेड आएगा कि नहीं आएगा? खुद फैक्ट्री ओवरहेड भी तो है इसमें। क्या कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड? कल आज ही टिक मारा है तुमने, आज ही टिक मारा है। ये वही वाला चीज हो गया जो अकाउंट्स में आप सुनते थे ना, इंक्लूडिंग सच कमीशन, एक्सक्लूडिंग सच कमीशन वाला बात। तो वो जो 130 या 70 क्या करना है? अब मैं बोलता हूँ रटना बंद करो, सिंपल एक लाइन लिखो। देखो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखना था सर बताइए? वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। बताइए फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 30% ऑफ व्हाट? बताइए ना। कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब क्या क्या? डायरेक्ट लेबर या वेजेस जो भी, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि एक्सपेंसेस दिया नहीं है बट ओवरहेड्स तो है, और वो भी कौन सा? खुद फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब सर फैक्ट्री ओवरहेड खुद का भी 30%? अरे तो मैथमेटिकली बोला तो कन्वर्जन कॉस्ट का 30%, तो मतलब खुद का भी, तो सिर्फ डायरेक्ट लेबर का 30% बोला कि कन्वर्जन कॉस्ट का 30%। तो इसको तो मैथ्स करना आता है अब आप लोग को। बताइए तो फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री ओवरहेड ही लिखो, जैसे बचपन में आप एक्स लेते थे, इसको मैं एक्स ही लिख रहा हूँ एक तरीके से, क्योंकि FOH मतलब एक वेरिएबल, बट अपने एक्स की जगह वर्ड एक्स नहीं ला रहे हैं क्योंकि तुम्हें डर लगता है अपने एक्स से, तो एक्स नहीं लाए तो बेटर है। तो इसको वर्ड्स की तरह ही यूज करते हैं ना, क्या? FOH इज इक्वल टू 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर। लेबर का कितना अमाउंट था? 60 लाख। 60 लाख का 30%, 60 लाख था ना, का 30% बोलिए 18, बट एक और है प्लस कितना? 0.3। 30% मतलब 0.3 ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ये दोनों को मिलेगा ना 30%? ब्रैकेट अंदर इंटू होगा तो लेबर का भी 30% जो कि 18 लाख हो गया, और फैक्ट्री ओवरहेड जो कि नहीं पता उसका भी 30%। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए? 0.7 फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब वही 0.7x जो तुम बोलते थे। 1 से 0.3 माइनस होगा तो क्या बन जाएगा? 0.7, यानी वही 70% इज इक्वल्स टू कितना? 18 लैक्स। तो बताइए फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू 18 लैक्स बाई 0.7 कितना आया? 25,71,429 ले लेते हैं, ऐसी राउंड ऑफ कर दिया। बोलो समझ में आया कैसे निकलता है? क्या ये मिस्टेक किया आप सब ने? बिल्कुल सर, और इसीलिए 2,13,60,000 वॉज रॉन्ग। बट कई बच्चे ये भी राइट निकाले, और अर्जुन वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो ये सब चीज़ करेक्ट निकाला। और आप देखे उसका मेहनत फाउंडेशन से आज तक में क्या हुआ है। मैं जानता था वो क्या किए। तो आपको समझना होगा कि पढ़ने से सब चीज़ होता है, ये पक्का है। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। बोलो एवरीबडी क्लियर हो रहा है ये वाला बात? तो 25,71,730। बताइए क्या ऊपर पुट कर सकते इस बात को? यानी वर्किंग नोट में निकाल लिया हमने 25,71,430, टोटल कम्स टू 185,71,430। अब इसका कितना परसेंट एडमिन है? 20%, तो इसका 20% मार दो, फैक्ट्री कॉस्ट का 20% मार दो। बताइए 37 लैक्स 14,000
286 टाइप्स, 85 86 इज ऑल सेम। अब टोटल कर दो, बोलो 22285 716 आ जाएगा। 715 716 714 सब एक ही, राउंडिंग ऑफ एरर्स। तो 10 20 30 40 100 200 500 के लिए लड़ाई नहीं करते, 2 करोड़ का बात है। बोलो मजा आया सीख के? चलो आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। बाय बाय एवरीबॉडी।